नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपन क्लास। और जो है वो आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे दोस्तों बढ़िया तरीके से। आपका चैप्टर 2 को जो है वो कंप्लीट करेंगे और चैप्टर 2 को कंप्लीट करते हुए क्लास स्टार्ट। ऑडियो वीडियो क्लियर? तो जो है वो वैसे तुम लोगों ने खूब पढ़ा है। वैसे चैप्टर 2 है ही थोड़ा बड़ा, लेकिन आज हम लोग जो है वो इसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कल जो क्लास हम लोगों ने परसों जो क्लास ली थी उसमें योजनाओं में तुम्हें आनंद ही इतना आ रहा था कि ऐसा कर रहा था कि सिर्फ योजना को अलग ही करो। तो इसलिए मैंने भी डिसीजन ले लिया कि फैक्ट अलग और योजनाओं को अलग करते हैं। और आज हम लोग जो है वो आर्थिक समीक्षा के चैप्टर 2 के अंदर 5 चीज के कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन, सहकारिता, पर्यावरण और जल संसाधन के। तो जल संसाधन से अपन स्टार्ट करते हैं और फिर तुम में से किस किस की इच्छा है कि सर ये जो 2 चैप्टर पढ़ाए हैं इनके शॉर्ट नोट्स भी अगर अभी एक वीडियो बना दो तो कंठस्थ हो जाए। किस किस की इच्छा है तब तो मैं तुम लोगों को बताऊं कि शॉर्ट नोट्स इसके किस तरीके से कितना, मतलब एक 10-10 मिनट का एकदम ऐसे टीजर टाइप तुम लोगों को अगर चाहिए तो बताओ। वीडियो क्लियर नहीं है? वीडियो एकदम क्लियर है, आपने थोड़ी क्वालिटी सही नहीं कर रखी होगी, तो एक बार आप अपने जो है वो यूट्यूब की सेटिंग में जाके देख लीजिए। तो अगर हम आज जो है वो 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और हम लोग जो है वो फिर कल तीसरे चैप्टर पे चलेंगे। और आप लोगों के लिए जो है मैं एक फर्स्ट चैप्टर का आपको जो 2 घंटे में जो पढ़ाया है आपने सब कुछ देख लिया है। तो जैसे ही कोई वीडियो सब जो देख लेंगे तो उसके बाद में एक मैं तुम लोगों को शॉर्ट नोट बना के बताऊंगा उसका। वैसे तो क्लास में मैंने याद करवाया है, लेकिन सेकंड चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो उसके लिए आप लोगों के लिए एक शॉर्ट नोट्स तो बनता है। तो दोस्तों आज हम लोग जो है वो राजस्थान इको सर्वे के अंदर, तो आज रिवीजन नहीं करवाऊं सेकंड का। अब जब रिवीजन का शॉर्ट नोट्स का आपका आ ही रहा है तो फिर आज रिवीजन की बात नहीं बनती ना। तो दोस्त आप लोगों ने बना ली शॉर्ट नोट्स, बहुत बढ़िया, गजब 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 गजब। ठीक है, चलो ठीक है। तो आज मैं रिवीजन नहीं करवा रहा हूं सेकंड चैप्टर का। आज हम लोग जो है 2-2.5 घंटे शिद्दत से, वैसे कल इच्छा थी लेकिन जो है कोई नहीं, बरसात बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। जयपुर वाले तो एकदम घर बैठे रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। और अब हम लोग जो है बात करते हैं दोस्तों, और बात स्टार्ट करते हैं किससे? अपने यहाँ जो है वो जल संसाधन से स्टार्ट करते हैं। और आज जो है वो रहने देते हैं और जो है वो आपको रिवीजन जो है वो मैं बाद में करवाता हूं। रिवीजन जो है वो आपको मैं बाद में करवाता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो है वो मामला जो है वो लगभग अपने को जो है वो आज ज्यादा नहीं तो इतना टाइम तो लगेगा, 1.5 से 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा। हाँ, खनिज भी करवा देंगे, सब करवा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो बात स्टार्ट करते हैं। और कल शाम को तैयार रहना, कल मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आ रहा हूं। और वो कौन सा है? पेरिस ओलंपिक। तैयार हो तुम लोग? तो दोस्तों जल संसाधन एवं सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं हम। यहाँ पे ये पूरा टॉपिक नहीं, इको सर्वे में आया हुआ एक एक डाटा याद करेंगे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस की संभावना रहती है। याद रख लेना, जल संसाधन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ आज के दिन वृहद, मध्यम, लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से लगभग दोस्तों जो है वो कुल 39.36 लाख हेक्टर, 39.36 लाख हेक्टर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। एक डाटा एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए। मैं आपको यहां यह भी याद करवाऊंगा कि भी जो है वो कौन से के अंदर जो है वो जो आपकी योजना जो होती है वो योजना जो है वो दोस्तों आपके यहां कौन सी लघु होती है, मध्यम होती है, वृहद होती है। हम सारी बात पर डिस्कशन करेंगे। हम जो है वो सारी बात पर जो है वो दोस्तों डिस्कशन करेंगे। तो वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से कितना? 39.36 लाख हेक्टर जो है वो दोस्तों क्षेत्र हमारे यहां सिंचित है। याद रखिएगा, सभी कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आप पेज नंबर पे जाना चाहें तो अपनी किताब के पेज नंबर 34, पेज नंबर दोस्तों किताब के 34, आशा करता हूं कि सबको किताब मिल गई होगी। पेज नंबर 34 पे पहुंच जाओ भी सभी के सभी। 39 पॉइंट, याद रखिए दोस्तों, 39.36 लाख हेक्टर। अब अगर कोई पूछ ले पिछले एक साल में आपने कितना किया, तो दोस्तों याद रखें, आपके यहां पे आप लोग याद रखें 28,714 हेक्टर जो है वो अतिरिक्त सिंचाई सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है। कितनी उपलब्ध करवाई है दोस्तों? 28,714 हेक्टर है अतिरिक्त सिंचाई सुविधा हमने 2023-24 में जो है उपलब्ध करवाई है। ये 2 डाटा याद होने चाहिए। फिर मैं आपको और बहुत सारी समझाऊंगा चीज़ें कि लघु योजना क्या होती है, वृहद क्या होती है, मध्यम क्या होती है, सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ, मिल गया तुम्हें? पेज नंबर मिल गया?
पेज नंबर भी ऐसे नहीं खुद निकाल लें, वो भी मैं ही बताऊंगा तुम्हें कि पेज नंबर 34 पर है। तो याद रखें 39.36 लाख हेक्टर जो है वो हमारा अभी तक का सिंचित क्षेत्र है। पिछले एक साल में 28,714 हेक्टर क्षेत्र अतिरिक्त संचित की है। ये 2 प्रश्न बनते हैं और इनका रट्टा ढंग से मार लेना। लेकिन सर पहले ये समझाओ कि अपने यहाँ जो है ये जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं इनका क्लासिफिकेशन बताओ। तो क्लासिफिकेशन बताता हूं आपको। अगर 2000 हेक्टर तक अगर जो है वो कमांड क्षेत्र है, 2000 हेक्टर तक अगर सिंचित हो रहा है तो उसे हम लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। और अगर 2000 से 10,000 हेक्टर तक दोस्तों जो अगर आपके यहाँ मामला सिंचित हो रहा है तो उसे मध्य सिंचाई परियोजना कहते हैं। और अगर 10,000 हेक्टर से अधिक कृषि क्षेत्र को अगर कवर कर रहा है तो वृहद सिंचाई परियोजना है। पहले इसको याद करो, हाँ साथ के साथ जो इसे याद करो। अगर 2000 हेक्टर तक अगर आपके यहाँ क्षेत्र अगर सिंचित हो रहा है किसी सिंचाई परियोजना से तो उसे लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। 2000 से 10,000 के बीच वाले को मध्य सिंचाई परियोजना कहते हैं। और दोस्तों 10,000 से ज्यादा अगर सिंचित क्षेत्र है तो उसे हम लोग वृहद सिंचाई परियोजना कह रहे हैं। हमारे यहाँ आज के दिन टोटल जो है वो दोस्तों 39.36 लाख हेक्टर जो है वो भूमि सिंचित है। और पिछले एक साल के अंदर दोस्तों याद रख लेना आपके यहाँ कितनी 28,714 हेक्टर जो है वो दोस्तों हमने यहाँ भूमि जो है वो दोस्तों जो है वो और हमने सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया है। याद रह जाएगा। उसके बाद क्या याद रखना है तुम लोगों को, कभी कभी बात करते हो तुम लोग बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना क्या है। बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना का मतलब ये होता है कोई ऐसी परियोजना जिससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही हो, जैसे सिंचाई भी उससे हो रहा हो, पेयजल भी हो रहा हो, विद्युत उत्पादन भी हो रहा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आज हम लोग जो ये 5 टॉपिक पढ़ रहे हैं हम इको सर्वे के अनुसार पढ़ रहे हैं, हम इको सर्वे के अनुसार पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को डिटेल में कभी पढ़ना हो तो इसके हर वीडियो हर एक टॉपिक पे जो है वो कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ना पड़े हमें। हमसे कितना पढ़ना पड़े 5 से 6 घंटे हमें पढ़ना पड़े अगर केवल आपको सिंचाई परियोजना पढ़नी है मुझसे। अगर केवल सहकारिता पढ़ना है, केवल पशुपालन अगर आप लोगों को पढ़ना है तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। हम केवल इको सर्वे की चीज पढ़ रहे हैं कि इको सर्वे में ये महत्वपूर्ण है, ये अपडेट हुआ है, ये जो है वो दोस्तों क्या हुआ है अपडेट हुआ है। अब मैं आपको एक सामान्य सी जानकारी दे देता हूं और आपको क्या याद रखना है राजस्थान का। फिर भी मैं कुछ फैक्ट आपके लिए लेके आया हूं जो कि इको सर्वे में नहीं है, आपको मैं जोड़ के दे रहा हूं ताकि जो है वो आप लोगों के लिए सही रहे, ताकि थोड़ा सा आपको लगे हाँ परिपूर्ण है। और तो सिंचाई परियोजना का बहुत बड़ा चैप्टर है, कभी पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें शिद्दत से। पहले अभी जो है वो इको सर्वे पे ज्यादा आप लोगों की डिमांड है तो अभी एक बार इको सर्वे पढ़ते हैं। तो राजस्थान के सिंचाई विभाग की स्थापना कब हुई 14 दिसंबर 1949। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, याद कर लो एक बार सभी स्टूडेंट। राजस्थान के सिंचाई विभाग की दोस्तों जो है वो स्थापना कब होती है 14 दिसंबर 1949। सर पूछते हैं क्या, पूछते हैं कभी आप लोगों से, कभी कभी जैसे सिंचाई विभाग हो गया आपका, परिवहन विभाग हो गया, आरएसआरटीसी की स्थापना हो गई, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब पूछे जाते हैं तो अपने को याद कर लेना चाहिए। दोस्तों याद रखें अपने यहाँ राजस्थान में देश का 1.16% जो है वो दोस्तों जो है वो आपका जो है सतही जल ग्राउंड वाटर जो है वो दोस्तों आप लोगों के यहाँ उपलब्ध है। सरफेस वाटर जो है वो आपके यहाँ जो है वो उपलब्ध है। और दोस्तों अगर भूजल के बारे में बात करें तो भूजल हमारे यहां देश का 1.72% जो है भूजल है। तो अपने आप में ये तो बहुत कम है जब देश का 10% से ज्यादा क्षेत्रफल हमारे यहाँ पे है, देश का 10% से ज्यादा क्षेत्रफल हमारे यहाँ है। तो सतही जल अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो याद रख लेना सतही जल जो है वो दोस्तों आपके यहाँ सरफेस वाटर देश का 1.16% है और भूजल 1.72%। इसे याद करें सभी लोग 1.16 1.72 1.16 1.72 इसे याद रखें। अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा डार्क जोन अगर कहीं पे है, अगर किसी देश के अंदर सबसे ज्यादा डार्क जोन अगर कहीं पे है तो मैक्सिमम डार्क जोन दोस्तों राजस्थान में है। कहां पे मैक्सिमम डार्क जोन, कहां पे राजस्थान में। हाल ही में रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। हाँ बस इतना याद कर लो 1.16 देश का जो है वो दोस्तों सरफेस वाटर और 1.72 दोस्तों जो है आपका भूजल हमारे यहाँ है। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना तुम लोगों को याद आ रहा होगा। ये देखो कई लेट आते हैं, फिर पेज नंबर बताओ गुरुजी, पेज नंबर बताओ। तो लेट क्यों हो इको सर्वे के अंदर? थाने कितनी बार कह दियो 8 बजे क्लास होती तो 8 बजे क्लास होती। आजकल जब मैं टाइम पे आ रहा हूँ तुम्हारे लिए
है ना। मैंने खुद ये चीज़ सुधार करने की कोशिश की है कि क्लास में लेट नहीं आना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए 8:05 पर ही आ गया। ठीक है, मैं आ तो 7:55 पर ही गया था, फिर मैंने सोचा इनको आदत पड़ रखी है, मैं अगर 8 बजे आ जाऊंगा तो कई तो ऐसे नवाब हैं उनको लगता है कि सर 8:10 तक आएंगे, तो हम भी जो 8:10 पर चलेंगे। इको सर्वे के अंदर एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप शुरू से अंत तक एक रिदम से नहीं बैठते तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, आज कई बच्चों की ये जो है वो बात आ रही है, तो ये बात जायज़ है कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी पेपर के अंदर। दीप ने कहा कि सर आज ILTC में तो मज़ा कर दिया बूस्टर वालों ने, थैंक यू उसके लिए। बहुत बढ़िया तरीके से आपको जो पढ़ाया गया था। अभी हमारे केवल RS से संबंधित बैच चल रहे हैं, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो बढ़िया तरीके से आके पढ़ सकते हैं। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस जो है वो फिर भी बोर्ड जा रहा है। आपको अपनी तैयारी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान GK इंडिया GK RS के लेवल का तैयार कर लेना चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि अब सबका सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम सा होने लग गया है। तो बढ़िया तरीके से जो है वो आप तैयारी करें। और ये बात गलत है कि जब आपके सिलेबस में है ही नहीं फिर भी दिया जाए, तो ये गलत है। ये माननीय बोर्ड को, माननीय अध्यक्ष साहब को, सचिव साहब को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। RPSC को, चाहे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो, दोनों को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ऐसे GK अनंत है, बच्चा कितना पढ़ के जाए। आपने अगर एग्जैक्ट बोल दिया कि ये जो है वो सिलेबस में, तो फिर वहीं पे आप घूमिए ना, क्योंकि वो भी वहीं पे ही घूम रहा है, वो भी उतनी तैयारी करके आ रहा है। ठीक है, तो आज दोस्तों बात करते हैं, आपने अपने यहाँ पे ये याद रह जाएगा तुम्हें, 14 दिसंबर 1949 को हमारे यहाँ सिंचाई विभाग की स्थापना होती है। देश का 1.16% सतही जल है, 1.72% भूजल है। प्रथम सिंचाई परियोजना गंग नहर, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना IGNP, सबसे ज्यादा सिंचित जिला जो है वो गंगानगर, सबसे ज्यादा सिंचाई परियोजनाएं झालावाड़, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिसलपुर। ये सामान्य जानकारी ले लीजिए, कभी कभी प्रश्न अटक जाता है, कभी कभी प्रश्न अटक जाता है, तो थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए ताकि जो आप लोगों को बढ़िया तरीके से याद हो सके। तो क्या याद रखना है तुम्हें कि सबसे पहली सिंचाई परियोजना गंग नहर थी, सबसे बड़ी आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। सिंचित जिला अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो गंगानगर है, लेकिन सिंचाई परियोजना अगर सबसे ज्यादा दोस्तों जो है वो याद रहेगा आप लोगों को, तो वो कौन सा है? सिंचाई परियोजना आपके यहाँ पे जो है वो झालावाड़ में ज्यादा है, और सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिसलपुर में है। अब हम बात करते हैं, और इस इको सर्वे के अनुसार इन्होंने कहा है तो 2023-24 में कुल 8 वृहत, 5 मध्यम तथा 41 लघु सिंचाई परियोजनाएं हमारे यहां संचालित है। याद रख लेना, आज हम एक एक के ऊपर बात करेंगे। ये पूरा टॉपिक आज होगा आपका, और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2023-24 में एक एक डाटा इंपॉर्टेंट है जो याद करवा रहा हूं। 2023-24 में राजस्थान में कितनी वृहत परियोजनाएं? तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि 8 वृहत परियोजनाएं। कितनी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं? मध्यम कौन सी होती है? जो 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच वाली। तो दोस्तों याद रखें 5 जो है मध्यम सिंचाई परियोजना। और कितनी लघु सिंचाई परियोजना? जो 2000 हेक्टेयर से कम वाली होती है, वो कितनी है आपके यहां? 41। एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें 8, 5 और 41, 8, 5 और 41। एक एक के ऊपर चलेंगे हम लोग। 5 मध्यम परियोजनाएं जैसे आपके गरड़दा, तकली, गागरिन, लासी, हथियादे, सब के बारे में बात करेंगे हम, जो है वो सब के बारे में दोस्तों जो है बात करेंगे। हाँ चलो ठीक है, तो 8, 5 और 41 क्या याद रखना है दोस्तों? 8 वृहद, 5 मध्यम, 41 लघु सिंचाई परियोजना। 41 दोस्तों आपके यहां लघु सिंचाई परियोजना। अब एक एक परियोजना पे हम लोग चलते हैं। तैयार हो तुम लोग? एक एक परियोजना के बारे में बात करेंगे जो इको सर्वे के अंदर आप लोगों के यहां है। लेकिन इससे पहले थोड़े से डाटा याद करके चलना। इससे पहले दोस्तों जो है वो थोड़े से डाटा कौन से याद करके चलना है कि 39.36 लाख, 39.36 लाख आपके यहाँ जो है हेक्टर टोटल जो है वो दोस्तों सिंचित है मामला, है ना। लाख हेक्टर जो है वो मामला आपके यहाँ जो है वो सिंचित है। एक तो आप लोगों को ये डाटा याद होना चाहिए। एक दूसरा डाटा आपको याद होना चाहिए, 1.16% आपके यहाँ सतही जल है भारत का, और दोस्तों 1.72% आपका जो है वो दोस्तों भूजल है। नेशनल संसाधनों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपके यहाँ 8 वृहद, 5 मध्यम और 41 लघु सिंचाई परियोजनाएं आपके यहाँ कार्यरत है। और दोस्तों 28,714 हेक्टर 2023-24 में हमने कितना? 28,714 हेक्टर जो है वो दोस्तों हमने जो है वो क्या किया है? 2023-24 के अंदर हमने इतना सिंचित क्षेत्र जो है वो डेवलप किया है।
है, डेवलप किया है। और 8-5-41 है वृहत मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना। इतना किस किस के दिमाग में बैठ गया? हाँ, इतना किस किस के दिमाग में बैठ गया? अब मैं आगे चलूंगा और आगे हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। रिवीजन मैं तुम लोगों के लिए अलग से करवाऊंगा, ठीक है? वैसे मैं खूब रिवीजन करवाता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि रिवीजन में तुम्हारे लिए एक अलग से वीडियो रिवीजन का बनाऊंगा, ताकि तुम्हें जो है वो थोड़ा आनंद आए। रिवीजन में थोड़ा तुम लोगों को जो है वो आनंद आए। करें स्टार्ट बातचीत? तो चलो बातचीत स्टार्ट करते हैं। भाग्य एक एक सिंचाई परियोजना के बारे में हम लोग जो है वो बात करते हैं। एक एक सिंचाई परियोजना में सबसे पहले बात करते हैं 28714। बहुत बढ़िया, ये दो 28714, 39.36, 8, 5 और 41, 1.16 और 1.72 याद रख लेना। अब परवन वृहद सिंचाई परियोजना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, कौन सी नदी पर है? परवन नदी पर है। कौन से दोस्तों जो है निकट है? परवन नदी पर जो है वो निर्माणाधीन है। और दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ झालावाड़ के निकट है। क्या याद रखें? झालावाड़ के निकट है, ये याद रखें। परवन नदी पर निर्माणाधीन झालावाड़ के निकट परवन वृहद सिंचाई परियोजना है। राज्य सरकार द्वारा जो है वो दोस्तों इसमें काम किया जा रहा है। ये झालावाड़ में तो दोस्तों जो है निर्माणाधीन है। इससे लाभान्वित कितना है? तो याद रख लेना दोस्तों, आपके यहाँ पर है झालावाड़ बाराकोटा जिले। याद रखें दोस्तों, झालावाड़ बाराकोटा जिले के अंदर जो है वो 637 गांवों को तो दोस्तों सिंचाई उपलब्ध करवा रही है और 1821 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवा रही है। याद रख लेना। हाँ, झालावाड़ बाराकोटा, यही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर। परवन वृहद परियोजना जो है वो राजस्थान के कौन से जिले को सिंचित नहीं करती है? और वहां पे झालावाड़ बाराकोटा के साथ ऑप्शन में बूंदी लिखा हुआ था। वहां को ऑप्शन में कितना लिखा हुआ था? बूंदी लिखा हुआ था। 637 गांवों को दोस्तों जो है सुविधा उपलब्ध करवाती है। लगभग अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को जो है वो 2,01,000 हेक्टर, मतलब 2 लाख हेक्टर सिंचित क्षेत्र है। मोटा मोटी कितना है? 2 लाख हेक्टर। याद रह जाएगा, 2 लाख हेक्टर कितना है? लगभग है 2.0 लाख हेक्टर जो है वो दोस्तों ये आपके यहाँ सिंचित करती है। ये इतना याद रखना है। जनरली यही प्रश्न पूछा गया था कि आपके बाद झालावाड़ बाराकोटा तो आपको याद रह जाएगा। जनरली क्वेश्चन यही पूछा गया था कि जो परवन सिंचाई परियोजना है, ये परवन सिंचाई परियोजना जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे परवन सिंचाई परियोजना जो है वो क्या एक बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना है? क्या ये परवन सिंचाई योजना दोस्तों आपके यहाँ वृहद सिंचाई परियोजना है? क्या दोस्तों आपके यहाँ एक मध्यम सिंचाई परियोजना है? क्या ये लघु सिंचाई परियोजना है? पहला प्रश्न तो ये बनता है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि ये सिंचाई परियोजना से आपके जो है वो 12 लाभान्वित है या झालावाड़ लाभान्वित है, या दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है? कोटा है, या दोस्तों जो है कौन सा जो है वो बूंदी, कौन सा नहीं है? एक सवाल ये बनता है। ये डाउट क्लियर हो गया तो मैं आगे चलूं और ये याद रख लेना, 637 गांवों को जो है वो सिंचित कर रही है। लगभग 2.0 लाख हेक्टर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे सिंचित क्षेत्र इसका है। ये याद रखें, परवन नदी पे याद रह जाएगा। डन। 2 लाख हेक्टर, लगभग 2 लाख हेक्टर। एकदम सारी बात क्लियर कि ये वृहद सिंचाई परियोजना है और आपके यहाँ पे बूंदी इसमें शामिल नहीं है। 637 गांव, 2.0 लाख हेक्टर। जल्दीबाजी में तो नहीं हो, जल्दीबाजी में हो तो यहाँ काम नहीं है फिर। हाँ, यहाँ तो क्या मतलब लगातार पढ़ना पड़ता है। चाहे मेरी बात हो, चाहे मेरे स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे इस चैनल की बात हो, तो ये तो कोई ऐसे कोई सावन की बरसात थोड़ी है। यहाँ तो निरंतरता रहती है। यहाँ तो जो क्या रहती है? निरंतरता रहती है। ऐसा नहीं है कि हम आपको जो बीच में भूल जाए। कोई भी एग्ज़ाम हो, कभी भी आपको कुछ पढ़ना हो, आप इस चैनल की तरफ जो है वो उम्मीद कर सकते हैं। और जितना हो सकता है हम आपको फ्री एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से जितना हो सके मैं आप लोगों को कवर करवाता हूं। और ये आपको एकदम इंश्योर करता हूं कि जैसा मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ वैसा का वैसा ही ऐप वालों को पढ़ाता हूँ। कोई दो भांत को नहीं आपने। हाँ, वो बात अलग है कि मैं आपको यहाँ इको और करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, वहाँ पर इंडियन इको, स्टेट पॉलिटी, आपका इंडियन पॉलिटी और भी सब्जेक्ट जो है वो RS के लिए जो है वो आप लोगों को वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पर पूरी टीम पढ़ाती है। यहाँ मैं आप लोगों को जो है कंप्लीटली जो है जितना हो सके, अभी मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, बढ़िया तरीके से आनंद लेते रहो। परवन में अगर सिंचाई परियोजना क्लियर होगी तो आगे चलता हूँ धौलपुर लिफ्ट परियोजना। और कल हमारा जो है वो दोस्तों याद रखें, बच्चों का ये कहना था कि सर 15 अगस्त से नहीं,
हम जो है वो राखी तक गांव जाके आएंगे, वो राखी के बाद स्टार्ट करो, क्योंकि आप 15 को चालू करोगे फिर 3 दिन राखी की छुट्टी करोगे, तो इसलिए अभ्युदय बैच के लिए ऑफर दोस्तों आपके यहाँ कल से आ रहा है। लेकिन ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो कितनी तारीख से स्टार्ट होगा? 21 अगस्त से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा? 21 अगस्त से। हाँ, याद रह जाएगा। हाँ, कब से? 21 अगस्त से बैच प्रारंभ होगा। अभ्युदय बैच जो आरएस वालों के लिए है। बढ़िया तरीके से आप जो है वो राखी बाद में आके और बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। और हमारे यहाँ सीटी प्लस पटवार का जो है वो संकल्प बैच चल रहा है, सीटी पटवार और वीडियो का संभव बैच चल रहा है, तो उसके बारे में हम लोग जो बात कर लेंगे। अब धौलपुर लिफ्ट परियोजना, देखो धौलपुर लिफ्ट परियोजना के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो प्रश्न क्या है? धौलपुर जिले के अंदर लगभग 40,000 हेक्टेयर भूमि को, लगभग दोस्तों जो है वो 40,000 हेक्टेयर भूमि हो गई, 39,900 हेक्टेयर भूमि जो है वो दोस्तों ये धौलपुर जो है वो लिफ्ट परियोजना के माध्यम से दोस्तों जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें ये सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर आधारित है। क्या है दोस्तों? आपके यहाँ सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर आधारित है। और एक चीज और याद रख लेना धौलपुर लिफ्ट परियोजना के बारे में, इसमें हमने जो है वो अनिवार्य रूप से सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जो है वो दोस्तों जो है हम लोगों ने जो है वो कर रखी है। अनिवार्य सूक्ष्म सिंचाई के अतिरिक्त दोस्तों आपके यहाँ पर जो है इसके तहत हम जो है वो 30 मेगावाट का सौर ऊर्जा उत्पादन भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 30 मेगावाट का सौर ऊर्जा उत्पादन का संयंत्र भी हम लोगों ने लगा रखा है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, एक प्रश्न आया भी था, और वो प्रश्न क्या आया था? निम्न में से दोस्तों जो है वो आपके यहां अनिवार्य सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, निम्न में से अनिवार्य सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जो है वो कौन से में है? और वहां पे ऑप्शन जो है वो दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना नहीं था। क्या नहीं था? ये तो आपको पता चल जाएगा कि 39,980 जो है वो आपके यहाँ पे हेक्टर जो है भूमि सिंचित है। 30 मेगावाट का एक सौर पैनल भी, सौर जो है उत्पादन भी कर रहे हैं। धौलपुर को जो है वो आपके यहाँ जो है लाभान्वित कर रही है ये मामला। लेकिन प्रश्न ये आया था, और वो प्रश्न क्या आया था कि अनिवार्य सूक्ष्म सिंचाई परियोजना दोस्तों किसके अंदर है? अनिवार्य सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जो है वो दोस्तों किसके अंदर है? और ये यहां से जो है वो क्वेश्चन बना था धौलपुर, आपके धौलपुर लिफ्ट परियोजना का। इसका दोस्तों धौलपुर लिफ्ट परियोजना का, क्योंकि अगर नर्मदा ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि फवारा पद्धति, देखो अब कोई पूछेगा सर माइक्रो इरिगेशन क्या होता है? हाँ, हल्के में मत ले लेना, इसे याद रख लेना। कोई पर्सन क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सर माइक्रो इरिगेशन क्या होता है? तो सूक्ष्म सिंचाई का मतलब होता है कि पानी को एकदम व्यर्थ में नहीं बहाना। या तो आप लोग जो है वो फंवारा पद्धति को अपनाएं, या आप लोग जो है वो ड्रिप जो है वो दोस्तों आपके यहाँ ड्रिप पद्धति में, जिसमें बूंद बूंद सिंचाई हम लोग करते हैं, बूंद बूंद सिंचाई करते हैं, या टपकन विधि होती है जो, उसके माध्यम से जो है वो दोस्तों जो है वो सिंचाई करना। और अब आप लोगों को एग्जैक्ट याद हो जाना चाहिए, ये कंपल्सरी माइक्रो इरिगेशन दोस्तों अनिवार्य सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर आधारित धौलपुर लिफ्ट परियोजना है, जो धौलपुर को लाभान्वित करती है। 40,000 हेक्टेयर लगभग है, 30 मेगावाट का सौर ऊर्जा उत्पादन है। किस किस को क्लियर है? फिर हम आगे चलो, याद रह जाएगा। सर 2024 में आरएस की वैकेंसी आएगी क्या? बात करनी है इस पे, बाद में कर लेंगे, अभी तैयारी पे थोड़ा ध्यान दे लो, इसके लिए बना दूंगा मैं वीडियो। हाँ, फिर पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अपन लोग पढ़ लेते हैं। नहीं, कई बोलेंगे सर जो है वो आप इन्फॉर्मेशन जो है वो देते हो, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ते नहीं है बेटे, इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो भाग के आती है जनता। कहाँ गुरुजी बताओ इन्फॉर्मेशन, बताओ इन्फॉर्मेशन। मैं एकदम सही सटीक इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो होती है मेरे पास, वो गलत थोड़ी देता हूँ। मैंने जनवरी में तुम्हें कह दिया था कि सीईटी में पटवारी इंक्लूड होगा। 15 जनवरी को मैंने पटवार वीडियो कॉम्बो बैच ला दिया था तुम लोगों के लिए, तो मेरे को थोड़ा बहुत तो आभास था कि पटवार जैसे इंक्लूड हुआ वो वीडियो भी इंक्लूड होगा। नहीं, मैं क्यों लेके आता भाई? पूरे राजस्थान के अंदर पटवार वीडियो कॉम्बो बैच अगर पहले कहीं पे आया था तो वो बूस्टर अकेडमी पे 15 जनवरी को आ गया था, जब तक सीईटी की भी कोई चर्चा नहीं थी, और मैंने उस समय बता दिया था। और इसके यहाँ मेरे कोई सोर्सेज नहीं है, बेसिक सी बात है। छात्रावास अधीक्षक सेम सिलेबस है, जो कि अगर सीईटी में इंक्लूड है तो पटवार वीडियो भी हो जाएगा, वीडियो भी इंक्लूड होगा ही। ये तो एग्जैक्ट मतलब कॉमन सेंस की बात थी कि अगर छात्रावास अधीक्षक, जो कि छात्रावास अधीक्षक और ग्राम सेवक की भर्ती एक साथ ही हुई थी, ये तो एग्जैक्टली बात है, जब एक साथ ही हुई थी, तो अब अगर आगे वीडियो होगा तो सीटी के माध्यम से ही होगा। और जब पात्रता परीक्षा हो रही है तो फिर क्या ही मतलब है?
तो ये मैंने पहले ही बता दिया था। आरएस के बारे में मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, 1-2 दिन रुक जाओ, अब थोड़ा सा इधर ध्यान दे लो। तो धौलपुर लिफ्ट परियोजना, लेकिन आजकल मैं थोड़ी कम ही देता हूं, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ, तो चलो भाई पढ़ाओ। पेरिस ओलंपिक कल पढ़ने की इच्छा है तुम लोगों की, कल पेरिस ओलंपिक पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, मजा आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं धौलपुर लिफ्ट परियोजना के बाद में नर्मदा नहर परियोजना के बारे में। दोस्तों याद रखें, नर्मदा नदी से हमारे यहाँ नर्मदा नहर परियोजना जो आती है, और दोस्तों आप लोगों को याद रखें कुल लंबाई 532 है, लेकिन राजस्थान में लंबाई जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे कितनी है, 74 किलोमीटर है। अब मैं कवर कर रहा हूं यहाँ पे जीके, लेकिन मैं पूरी सिंचाई परियोजनाएं नहीं पढ़ा सकता हूं, केवल इको सर्वे के अनुसार थोड़े थोड़े डाटा आप लोगों को बता रहा हूं। और ये भी याद रखें कि आपके यहाँ नर्मदा नहर जो है वो जालोर बाड़मेर को जो है लाभान्वित करती है, और आप लोगों को ये चीज याद रखना है कि ये इसके ऊपर लिफ्ट कैनाल कौन सी है, पनेरिया भादरेड़ा सांचौर, याद रखें क्या है दोस्तों आपके, पनेरिया भादरेड़ा सांचौर, सभी लिखें कमेंट सेक्शन में, पनेरिया भादरेड़ा सांचौर, पनेरिया भादरेड़ा सांचौर 3 लिफ्ट कैनाल है। अब कई गुरुजी लिफ्ट कैनाल भी, पानी को जो है लिफ्ट कैनाल के माध्यम से भाव क्षेत्र के विपरीत भेजा जाता है, तो पानी को लिफ्ट किया जाता है फिर आगे भेजा जाता है, पानी को लिफ्ट किया जाता है, बहुत सारे पंप पर लगे रहते हैं, लिफ्ट किया जाता है फिर आगे भेजा जाता है। तो या पूरा टॉपिक भी करवा दो गुरुजी, पहले इको सर्वे करवा दूं फिर तुम्हें पूरे टॉपिक भी करवा दूंगा, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो 74 किलोमीटर जो है वो राजस्थान के अंदर है, नर्मदा नहर परियोजना है दोस्तों, गुजरात इससे लाभान्वित है, फिर दोस्तों राजस्थान में आती है, और दोस्तों जालोर और बाड़मेर को लाभान्वित करती है। ये दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, जालोर बाड़मेर जिलों के 233 गांवों में 2.46 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के अंदर है अनिवार्य स्प्रिंकलर मतलब फंवारा पद्धति जो है वो दोस्तों इसके अंदर जो है वो इंक्लूड है, फंवारा पद्धति जो है वो इंक्लूड है, याद रह जाएगा। 2.46 लाख हेक्टर, 2.46 लाख हेक्टर जो है वो दोस्तों आपके अनिवार्य, सबसे पहले अगर कोई ऐसी जो है वो है तो वो क्या है दोस्तों, फंवारा पद्धति इसमें लागू की। अब कोई बोले गुरुजी अनिवार्य क्यों किया, क्या कारण है, तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में हम लोगों ने अनिवार्य नहीं किया, और जब अनिवार्य फंवारा पद्धति लागू नहीं की तो पानी तो नहर से खूब आ रहा है। अब पानी नहर से खूब आ रहा है तो बढ़िया तरीके से जो है वो माध्यम से जो है पानी फुल जो है वो खेतों में भर दो, इससे 2-3 सिस्टम खराब हो जाते हैं। एक आपका जो है वो दोस्तों वहाँ का इकोसिस्टम खराब होता है, उसका रीजन क्या है, आपकी जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, आपकी जमीन को इतने पानी की आदत ही नहीं है, और तुम बिना मतलब पानी से जो है वो पूरे खेत भर रहे हो। दूसरी चीज, अब किसान पानी से खेत भरना चाहता है, वहां पे चावल करना चाहता है, तो इस कंडीशन के अंदर दोस्तों किसान जो है वो क्या करेगा, इस कंडीशन के अंदर किसान जो है वो दोस्तों वहां पे ट्रैक्टर से पूरे खेत को समतल कराएगा, तो समतलीकरण के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। क्या लगता है, समतलीकरण के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो खर्चा लगता है। तीसरी चीज, अब आपके यहाँ पे जमीन के नीचे जिप्सम की परत है, जिप्सम की परत है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप लोग खेत को दोस्तों जो है वो याद रखें, आपके यहाँ पर जो खेत को अगर आप लोग जो है भर देते हो, तो इस कंडीशन के अंदर दोस्तों याद रखें, और आपको क्या याद रखना है, इस कंडीशन के अंदर जो है वो आपके यहाँ सेम की समस्या भी हो जाती है। क्या हो जाती है, सेम की समस्या भी हो जाती है। तो अब जालोर, सांचौर, बाड़मेर जो है वो तीनों जिले लाभान्वित है, क्योंकि आपकी पनेरिया, भदरेड़ा और सांचौर जो है वो इसकी लिफ्ट कैनाल है। तो आप जिले भी दोस्तों आप जो है वो 3 कवर कर सकते हैं, लेकिन इको सर्वे के अनुसार आपको याद रखना है 2.46 लाख हेक्टर, 2.46 लाख हेक्टर याद रह जाएगा, 2.46 लाख हेक्टर दोस्तों आप लोगों को याद रह जाएगा। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों नवनेरा बैराज पे, अब मैं किस पे चल रहा हूं, नवनेरा बैराज पे। नवनेरा बैराज से पहले मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण चीज पढ़ा देता हूं, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। क्या दोस्तों, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पढ़े अपन लोग। पहले मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो, मैंने तुम लोगों को जो है वो, हाँ मैंने तुम लोगों को एक चीज जो है वो याद करवाई थी, और क्या याद करवाई थी, याद है क्या, कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत हाल ही में कौन से राज्य के साथ समझौता हुआ है, 28 जनवरी 2024 को हुआ था ना, 28 जनवरी 2024 को हम लोगों ने जो है वो एक समझौता किया है। तो एक तो राजस्थान सरकार है उसमें, एक दोस्तों केंद्र सरकार है, और सामने दोस्तों कौन सा राज्य है, नई सरकार बनते ही, और वहां के सीएम साहब हमारे यहाँ खुद आए थे। बताओ, वहां के सीएम साहब खुद आए थे हमारे यहाँ पे, याद आ रहा है तुम लोगों को कुछ? तो कौन है दोस्तों, आपके मध्य प्रदेश जो है इसके अंदर हमारे साथ इंक्लूड हुआ है। और दोस्तों पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसे दोस्तों अब हम लोग जो है वो दोस्तों बढ़िया तरीके से क्रियान्वित कर रहे हैं, संशोधित इसे हम पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना भी बोल सकते हैं।
एमपी। वाह, तुम्हें याद तो पूरा है। तो क्या याद रखना है, चंबल नदी की जो भी सहायक नदियां हैं जैसे पार्वती, कुन्नू, कुल, मेज, काली सिंध, इन सबको जोड़कर हम राजस्थान के 21 जिलों को, दोस्तों याद रखें, राजस्थान के 21 जिलों में सिंचाई एवं पेयजल दोनों उपलब्ध करवाएंगे। 2051 तक ये जब पूर्ण हो जाएगी तो इसमें लगभग 26 वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं होंगी। कितनी होंगी? 26 वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं होंगी। 26 वृहत एवं दोस्तों मध्यम सिंचाई परियोजनाएं होंगी। याद रख लेना। कितनी भूमि? 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो दोस्तों इससे सिंचित होगी और लगभग 1268 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। पहले इसकी लागत केवल 37,000 के आसपास, 37,000 करोड़ के आसपास थी, लेकिन अब लागत बढ़कर 45,000 करोड़ हो गई है। एक एक डाटा इंपॉर्टेंट है, एक एक डाटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के जो है वो हर चीज इको सर्वे में आ रही है ना, वो केवल अपडेटेड चीज है। पूरी आपकी सिंचाई परियोजनाएं आपको इसमें नहीं मिलेंगी। इको सर्वे में आप लोगों को जो है वो अपडेटेड चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो कि अब 13 नहीं, पूर्वी राजस्थान योजना 21 जिलों को जो है वो लाभान्वित करेंगी। 2051 तक पूरा होगा मामला। 26 वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं, 2.8 लाख हेक्टेयर सिंचित होगा, 1268 किलोमीटर और 45,000 करोड़ रुपए दोस्तों इसके अंदर लगेंगे। 45,000 करोड़ रुपए जो है वो दोस्तों लगभग जो है वो इसके अंदर लगेंगे। याद रह जाएगा? ईआरसीपी के बारे में याद रह जाएगा क्या? चलो तो फिर एक चीज और याद करवाता हूं तुम लोगों को, ताकि आप लोगों को और याद हो सके यहां पर। तो आप लोगों को क्या याद रखना है यहां पे? अब फिर याद करें, ईआरसीपी के जो फैक्ट है, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ईआरसीपी का एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और क्या याद रखना आप लोगों को कि इससे 21 जिले लाभान्वित होंगे। कितने जिले दोस्तों? 21 जिले लाभान्वित होंगे, लाभान्वित होंगे। लगभग 25 लाख है किसान, 25 लाख जो है वो दोस्तों आपके किसान परिवार दोस्तों इससे लाभान्वित होंगे। किसान है परिवार दोस्तों इससे लाभान्वित होंगे। लगभग 40% जनसंख्या, 40% राजस्थान की जनसंख्या इससे लाभान्वित होगी। 40% राजस्थान की जनसंख्या जो है वो इससे लाभान्वित होगी। याद रख लेना। और एक चीज और याद रख लेना कि दोस्तों जो है वो इससे आने वाले टाइम में हमारे यहाँ 2051 तक, कब तक हमने टारगेट रखा है? 2051 तक लगभग 26 सिंचाई परियोजनाएं इससे चलेगी। कितनी? लगभग 26 सिंचाई परियोजनाएं आपके वृहद और मध्यम परियोजनाएं इसके अंदर होंगी। यह आप लोगों को याद रखना है। और अब इसकी लागत जो है, अब इसकी लागत जो है वो दोस्तों जो है वो कितनी? लागत 45,000 करोड़ जो है वो दोस्तों इसकी लागत जो है वो हो गई है। और एक चीज याद रखना, हमने जो है वो 28 फरवरी, 28 जो है वो दोस्तों 28 जो है वो जनवरी, सॉरी फरवरी नहीं, 28 जनवरी 2024 को, 28 जनवरी 2024 को दोस्तों हमने समझौता किया है। और समझौता किसमें? राजस्थान, केंद्र सरकार प्लस मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में यह समझौता हुआ है। तो राजस्थान के अंदर दोस्तों ये जो है वो 2.8 लाख हेक्टेयर को जो है वो सिंचित करेगी दोस्तों, याद रख लेना। लेकिन राजस्थान प्लस एमपी दोनों का गिने तो 5.8 लाख हेक्टेयर जो है वो इससे सिंचित होगा। याद रख लेना, दोनों को जोड़ने पे 5.8 लाख हेक्टेयर जो है वो सिंचित होगा। और इसके अंदर राजस्थान में 6 बैराज बन रहे हैं। और दोस्तों राजस्थान के अंदर एक बांध बन रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो है वो दोस्तों बैराज कौन सा है? सबसे बड़ा नवनेरा। सबसे बड़ा दोस्तों कौन सा है? नवनेरा है। और मैं सारी डिटेल पे बात करूंगा, पहले इतनी चीज याद रखो, पहले इतनी चीज याद रखो, फिर आगे चलूंगा मैं। हाँ, एक एक बात क्लियर करवा रहा हूं, फिर सारी बातों पे चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, सारी चीज जो है वो देखेंगे। केंद्र सरकार ने इसे प्राथमिकता वाली योजना में बता दी है। क्या क्या याद रखना है? इसका नया नाम भी संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना कर दिया है, जिसे हम एकीकृत ईआरसीपी बोल सकते हैं, इंटीग्रेटेड ईआरसीपी बोल सकते हैं। और मैं अब और भी सारी चीजें आप लोगों को याद करवाऊंगा, है ना। लेकिन इतनी चीज किसके दिमाग में सेट हो रही है कि गुरुजी 21 जिले लाभान्वित होंगे। लगभग दोस्तों आपके 25 लाख परिवार जो है वो किसान परिवार लाभान्वित होंगे। 40% जनसंख्या लाभान्वित होगी। 26 सिंचाई परियोजना होगी। आपके जो 45,000 करोड़ की लागत आएगी। एमपी आपके साथ इसके अंदर आ गया है। और आप लोगों को एक साथ एक चीज क्या याद रखनी पड़ी? राजस्थान का 2.8 लाख हेक्टेयर, लेकिन राजस्थान एमपी दोनों का 5.8 लाख हेक्टेयर याद रखना होगा।
6 बैराज, 1 बांध, सबसे बड़ा नवनेरा बैराज, याद रह जाएगा। हाँ, अभी आजकल जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो अभी बहुत सारे लोग जो है वो आते हैं RS मेंस देने के बाद में, तो RS मेंस देने के बाद में आते हैं तो आके फिर कई तो है ना ऐसे ऐसे उदास हुए आते हैं। मैं कहा भाई क्या बात हुई, ओ गुरुजी प्री में तो बेजा थारों पढ़ियो, बेजा थारों पढ़ियो, लेकिन मैं सोचो अब क्या थे मेंस में जो है वो पहली बार हो जना प्री तो थे मारो कवर करवा दियो, लेकिन मेंस में मैं कहता और जार प्रसाद लिया। ठीक भाई, जाके क्या प्रसाद मिलियो, क्या गुरुजी प्रसाद कौन मिलियो पूरो पूरो जो अब क्या तो जो है वो कि परचो ही मिल गयो कि जो आगू और कोई का चक्रा में गोन चढ़ना थारला अर्जुन बेच में पढ़िया जगह तो राजी रिया, और जगह प्री के अंदर तारकन पढ़ रही इतना बढ़िया गया, लेकिन लास्ट में चश्मा चढ़ेड़ा जनता के नहीं नहीं नहीं, नहीं मेंस में तो बाऊ पढ़ना जने काम चाले, मेंस में तो गुरुजी सगे किया, और एकदम बेस्ट फैकल्टी जो उपलब्ध करवाई थी आप लोगों के लिए, पब्लिक एड के लिए शुक्ला जी, हिंदी के अंदर लांबा जी, अंग्रेजी में बाम्बू जी और अरविंद जी आप लोगों को पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी में सुरेश जी आपको पढ़ा रहे थे, राजस्थान में कुलदीप जी आपको पढ़ा रहे थे, इको पॉलिटी मुझसे आप पढ़ रहे थे, लेकिन नहीं अब कोई टिंड सी ले रहा नहीं, मतलब मैं तो भाई कताक न रोकूं, जायज बात है। प्री वाले टाइम तुम सब लोग साथ ही थे यहाँ पे, जो रुके रहे उन्होंने लाभ लिया, जो चले गए वो फिर बाद में अब जो माता पकड़ के जो वापस आवे, मैं क्यों तो थारा लाख रुपया खराब करिया, क्यों फालतू तुम घूम रहा, मारला टाबर बढ़िया 15,000 में प्री पढ़ ली और फिर मेंस पढ़ ली और कितना बढ़िया तरीकों पेपर दे के आ गया। तो ये कईयों के अंदर जो ना आदत होती है ना, उनको लगता है कि नहीं वहाँ जाने पे वहाँ अब अपने गांव में जका भूमिया जी है, गोगो जी महाराज है, बाकी ध्यान ना करा तो ये अपना काम ठीक है, यहाँ ते तीर्थ करो जहाँ खटाई कर लियो नहीं वे, अगर आप मनु मानना ने जा तो गांव में गोगो जी महाराज, भूमिया जी महाराज, अपना तेजा जी महाराज है, बाकी अगर आप ध्यान ना करा तो ही बहुत है, तो भाई मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो अगर आपको विश्वास है पास में मतलब कांकड़ में ही आपने बैठे है, घर का कन्ना मंदिर है, जान की जरूरत को नहीं, लेकिन नहीं अब क्या गुरुजी अब कहीं सुधार करा, मैं अब सुधार साल 1 लाख सी बढ़िया तरीका रैंक बूस्टर बैच में आओ, वापस मेंस का सब्जेक्ट बढ़िया टीचर हूँ पढ़ो और बढ़िया आनंद करो। सही बात है। तो अब जो ERCP तुम लोगों को समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं और ERCP के हम लोग जो है वो कुछ बैराज और बांध याद करते हैं। देखो याद करें, यहाँ पे आप लोगों को 7 चीज याद रखनी है। कुन्नू बैराज कुन्नू नदी पर है, कोई समस्या नहीं है, और ये आपके 12 में है। कुन्नू बैराज कुन्नू नदी पे है और ये आपके 12 में है, एकदम क्लियर है, ये आप लोगों को एकदम ईजी है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें आपके यहाँ नवनेरा बैराज जो है वो दोस्तों काली सिंध नदी पर है, ये कोटा में है और ये सबसे बड़ा है। ये 2 याद रखें, ये 2 याद रखें, ये कोटा में और सबसे बड़ा है, याद रह जाएगा दोस्तों, कोटा में और दोस्तों ये आपका सबसे बड़ा है। उसके बाद में दोस्तों मेज बैराज मेज नदी पे और बूंदी में, ये आप लोग, हाँ ये तो आपका कुन्नू बैराज कुन्नू नदी 12 याद रह जाएगा। और इनको छोड़ो, आप पहले मैं याद करवाऊं वो याद करो, पहले मैं जो याद करवाऊं वो याद करो। फिर दोस्तों मेज बैराज मेज नदी पे है और इंद्रगढ़ बूंदी में है, तो इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, पहले इन 3 को याद करो, पहले इन 3 को याद रखो। कुन्नू कुन्नू नदी 12, नवनेरा काली सिंध के ऊपर कोटा, नवनेरा काली सिंध के ऊपर कोटा, ये सबसे ज्यादा जल बहराव वाला होगा। और मैं तभी आप लोगों को क्या बोला कि नवनेरा बैराज एक बार मत पढ़ना, नवनेरा बैराज एक बार मत पढ़ना, क्योंकि ये आप अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो नवनेरा बैराज पूर्वी राजस्थान, नवनेरा बैराज दोस्तों याद रख लेना, नवनेरा बैराज जो पूर्वी राजस्थान योजना का ही एक भाग है, जिससे कोटा जिला जो है वो दोस्तों जो लाभान्वित होगा। काली सिंध पे बना हुआ है और ये सबसे बड़ा है। सबसे पहले अगर किसी पे काम चालू हुआ वो इसी पे हुआ है, सबसे पहले काम चालू हुआ है वो इसी पे हुआ है। कुन्नू आप लोगों को याद हो गया कि सर कुन्नू जो है वो कुन्नू पर ही है, कुन्नू जो है वो कुन्नू पर ही है और जो है वो 12 में है, क्या जायज बात। मेज जो है वो मेज नदी पर ही है और ये दोस्तों आपके 12 में, जायज बात है। हाँ, और उसके अलावा दोस्तों जो है नवनेरा जो है वो काली सिंध पे है और कोटा में, ये सबसे बड़ा है। चलो ठीक है, ये जायज बात, इतना याद हो गया। अब दोस्तों अपन को याद रखना है, अब अपन लोगों को याद रखना है और वो याद रखना है रामगढ़ बैराज और महलपुर, रामगढ़ बैराज और महलपुर, इसे याद रखते हैं। अब 2 बैराज याद रखने हैं तुम लोगों को, रामगढ़ बैराज और महलपुर याद रखना है। एक तो आपको रामगढ़ बैराज और दोस्तों जो है वो रामगढ़ बैराज और आपके जो है वो महलपुर, एक जो है वो दोस्तों जो है वो महलपुर, ये याद रखना है। तो महलपुर बैराज और रामगढ़ बैराज आप लोगों को याद रखना है। ये दोनों के दोनों ही जो है वो 12 में है, दोनों के दोनों जो है वो दोस्तों आपके कहां पे है, 12 में, ये तो डाउट एकदम क्लियर। लेकिन अब नदी याद करनी है अगर आप लोगों को,
तो दोस्तों जो है वो रामगढ़ बैराज जो है वो आपके यहाँ कुल नदी पे है, और ये जो है वो दोस्तों जो है वो पार्वती नदी पर है। ये किस पे है? पार्वती नदी पे है। क्या दोस्तों? आपके यहाँ पार्वती नदी पर है, ये याद रख लेना, याद रख लेना। याद आप लोगों को जो है वो ये दो याद रखना, ये आपके कुल नदी पे है, और जो है वो ये रामगढ़ बैराज कुल नदी पे है, और महलपुर बैराज जो है पार्वती नदी पर है। याद रह जाएगा तुम्हें? श्योर? हाँ, उसके बाद में मैं राठौड़ और डूंगरी बांध भी आप लोगों को याद करवाऊंगा। तो राठौड़ बैराज दोस्तों याद रखें, आपके राठौड़ बैराज हो और आपका जो है वो डूंगरी राठौड़ बैराज हो, और दोस्तों आपका डूंगरी बांध हो, ये दोनों के दोनों ही जो है वो दोस्तों जो है वो आपके कहाँ पर? दोनों के दोनों ही जो है वो आपके जो है वो हाँ बनास नदी पर है, और दोनों के दोनों ही सवाई माधो पर है। तो इनके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सवाई माधोपुर बाद में अपन देख लेंगे। ये दो याद करो। अब भाई देखो, अगर याद नहीं बैठे ना तो मैं तुम लोगों को एक सिंपल सी चीज याद करवा रहा हूँ, वैसे याद कर लेना। कुन्नू कुन्नू पे क्लियर 12, मेज मेज पर क्लियर इंद्रगढ़, नवनेरा काली सिंध पर क्लियर कोटा। अब ये याद रखना रामगढ़। तो राम भगवान जो है वो दोस्तों याद रखें, आपके जो है वो सभी लोगों का ध्यान रखते थे। तो जो है वो कुल नदी याद रख लो। पार्वती जी महलों में जो है वो रहते थे, लेकिन जो है वो शिव जी के लिए उन्होंने घोर तपस्या की, तो महलपुर पार्वती याद रख लो। भी कैसे भी याद करो, याद करना ये 12 में। तो याद रखे रामगढ़ कुल नदी किशनगंज 12, महलपुर पार्वती नदी महलपुर मंगरोल 12, मंगरोल 12, मंगरोल 12, कैसे भी याद करो। ठीक है, पेपर अच्छा हुआ तुम लोगों को आज? चलो बढ़िया बात है। टाइम लगेगा भाई, कोई जल्दीबाजी में तो नहीं है ना? टाइम लगेगा, पूरे के पूरे 5 टॉपिक पढ़ने तो टाइम लगेगा। तो क्या याद रखना है तुम लोगों को? ये सारे के सारे साथ के साथ याद करते जाओ। अब अगर कोई पूछ लेना तो कुन्नू कुन्नू नदी के ऊपर 12 याद रह जाएगा, रामगढ़ कुल नदी के ऊपर जो है वो 12, किशनगंज 12, और दोस्तों जो है वो महलपुर जो है वो दोस्तों पार्वती नदी पे मंगरोल 12 याद रह जाएगा तुम लोगों को। मेज मेज नदी पर जो है वो दोस्तों बूंदी याद रह जाएगा। नवनेरा बैराज काली सिंध पर कोटा याद रह जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ राठौड़ बैराज जो है वो दोस्तों याद रखना है, आपके यहाँ पर जो है बनास नदी के अंदर जो है वो आप लोगों को याद रखना है सवाई माधोपुर, और आपके यहाँ डूंगरी बांध है बनास नदी पे सवाई माधोपुर। किस किस को क्लियर? एकदम क्लियर? हाँ, मांगरोल, मांगरोल। हाँ, टाइपिंग में गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं है, मांगरोल। ठीक है, श्योर? वेरी गुड। अरे वाह, ये क्या बताया कि राम भगवान हमेशा ही जो है एकदम कूल रहते थे, एकदम जो है सौम्य रहते थे, इसलिए सर हमें याद रह जाएगा कि रामगढ़ जो है वो कुल। हाँ, ये बात तो सही है। राम भगवान तो हमेशा ही कभी किसी भी प्रकार से उनको, मैंने पूरी अगर आप लोगों ने रामायण देखी है तो कभी गुस्सा नहीं आता था उन्हें। हाँ, इससे ज़्यादा गुस्सा तो भगवान श्री कृष्ण को आता था महाभारत में। और राम भगवान की तो खुद की जो है वो खुद का जो है वो लड़ाई था। कृष्ण भगवान जो अगर आप लोग देखें तो उन्होंने तो जो है वो पांडवों के उद्धार के लिए लड़ रहे थे। राम भगवान अपनी लड़ाई के अंदर भी जो है वो इतने गुस्से में कभी नहीं आए, तो तभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। तो याद रखें कूल नदी। अरे वाह, तुम कैसे भी करके याद तो हो गया तुम्हें। अब बताओ, पूर्वी राजस्थान ईआरसीपी के बारे में अगर कोई पूछ ले तो कभी प्रश्न गलत होगा क्या? अब बताओ, ईआरसीपी के बारे में कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले तो कभी गलत होगा क्या? 21 जिले हैं, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना भी कहा जाता है इसे। 21 जिले, एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। 28 जनवरी को राजस्थान भारत सरकार और मध्य प्रदेश के बीच में हो गया है। लगभग 26 हम लोग जो है बांध इसके अंदर आने वाले टाइम में बनाएंगे। बताओ, अब अगर कोई प्रश्न गलत नहीं करोगे ना? नहीं करोगे? पक्की बात? कुछ भी पूछ ले दो। चलो आगे, में ज्यादा टाइम नहीं लेना, आगे चलें, क्योंकि जल संसाधन पूरा करने के बाद ही पशुपालन मत्स्य पालन पढ़ पाओगे। और कभी तुम लोगों को अलग से जो है वो पढ़ाऊंगा जब तुम्हारी इच्छा हो कि हाँ सर हमें जो है वो पूरी सिंचाई परियोजनाएं पढ़ाओ, तब आपको वृहद लघु, चाहे उसके अंदर आपको चंबल सिंचाई परियोजना पढ़नी हो, चाहे आपके यहाँ IGNP पढ़ना हो, गंग नहर पढ़ना हो, वो अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं काली तीर परियोजना के बारे में। बात करते हैं काली तीर लिफ्ट परियोजना दोस्तों पार्वती और राम सागर बांध से दोस्तों जो है वो धौलपुर जिले को लाभान्वित करती है। याद रखें, काली तीर लिफ्ट कैनाल जो है वो दोस्तों धौलपुर जिले को जो है वो लाभान्वित करती हैं। और धौलपुर जिले के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो बाड़ी, बसेड़ी और सरमथुरा के लिए जो है वो जनरली जो है वो दोस्तों इससे जो है वो आपके यहाँ पेयजल की मांग भी पूरी होती है। काली तीर लिफ्ट परियोजना पार्वती राम सागर बांध से दोस्तों जो है वो धौलपुर जिले को लाभान्वित करती है, इतना याद रख लो। इसके माध्यम से धौलपुर जिले के अंदर दोस्तों जो है वो लगभग जो है वो पेयजल की मांग पूरी की जाती है। तो याद रख लो ये काली तीर धौलपुर, काली तीर धौलपुर याद रह जाएगा।
कालीतीर धौलपुर। चलो भाई अब आगे चलते हैं। पिपलखूंट जो आपकी हाई लेवल कैनाल परियोजना है, ये दोस्तों याद रखें आपके प्रतापगढ़ की पिपलखूंट तहसील है, उसके 16 गांवों के लगभग जो है 5000 हेक्टेयर को जो है वो सिंचित करती है। तो आप याद रख सकते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे, हाँ याद रखिए, आप लोगों को याद रखना पिपलखूंट प्रतापगढ़, पिपलखूंट परियोजना पूछ ले तो प्रतापगढ़, और कालीतीर धौलपुर इनका उल्लेख है। अब आपको और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फैक्ट के अंदर भी नहीं जाना, पिपलखूंट प्रतापगढ़ याद रखो भाई। पिपलखूंट है प्रतापगढ़, कालीतीर धौलपुर और नवनेरा दोस्तों काली सिंध के ऊपर जो है वो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि जो है वो कोटा, याद रह जाएगा। कालीतीर लिफ्ट कैनाल पार्वती राम सागर आपके धौलपुर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। याद तो तुम लोगों को सब कुछ रह रहा है। और अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना है वो दोस्तों आपके यहाँ पर बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र, बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और बागीदोरा विधानसभा के अंदर आदिवासी क्षेत्र के अंदर लगभग दोस्तों आपके यहाँ पे लगभग 42,000 हेक्टेयर सिंचित करती है। तो अपने को तो बस इतना याद रखना है। और क्या याद रखना है, हाँ आप लोगों को, कि जो है वो अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना बांसवाड़ा जिले की, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र को जो है वो दोस्तों सिंचित करती है। और आपने माई, जो आपके माई परियोजना है, उसके मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली द्वारा हम लोग इन्हें जल उपलब्ध करवा रहे हैं। कहां से? माई परियोजना से इसे पानी मिल रहा है, माई परियोजना से इसे पानी मिल रहा है। याद रह जाएगा तुम लोगों को, ये इतना मामला है। अब योजनाएं चालू कर रहा हूं मैं, इतना मामला है और उसके बाद में हम योजनाएं चालू कर रहा हूं, लेकिन भूले तो नहीं हो ना तुम लोग। अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना भी याद रख लेना, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र को सिंचित करती है। माई परियोजना से दोस्तों जल प्राप्त करती है, माई परियोजना से जो है वो जल उपलब्ध जो है वो इसे करवाया जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोगों को हाँ माइक्रो सिंचाई पद्धति के ऊपर जो है वो सिंचाई सुविधा का सर्जन हो रहा है, मतलब फव्वारा पद्धति उपयोग होती है। बस, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अपने यहाँ उपचुनाव भी हो गया। कौन जीते हैं बागीदोरा से? अभी मैंने तुम लोगों को करंट में याद करवाया था। हाँ, आपके यहाँ बागीदोरा विधानसभा में उपचुनाव हुए थे, तो वहां से कौन जीते हैं आपके यहाँ? कौन सी पार्टी जीती है? भारतीय आदिवासी पार्टी। चलो अब आगे बात करते हैं। तो आगे बात करें तो अब तक का मामला अंडर कंट्रोल है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। अब दोस्तों आपकी कुछ योजनाएं जो आरएस के अंदर 10 नंबर में भी पूछ ली गई, उनके बारे में। जयकृष्ण पटेल, वेरी गुड, याद है तुम्हें तो करंट अफेयर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चले अब बात करते हैं एक एक के ऊपर जो है वो आपकी जितनी योजनाएं हैं उसके साथ साथ जल संसाधन। अभी 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक बढ़िया सा जो है तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फिर अपन जो है मत्स्य पालन, पशुपालन पे चलेंगे। दोस्तों याद रखिए, जिका नाम की कंपनी है आपके यहाँ पे, और जिका नाम की कंपनी ने जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जो है उसकी सहायता से हमारे यहाँ पे 11 साल के लिए राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना चल रही है, जो कि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो है वो दोस्तों लगभग आपके यहाँ कितने नंबर का आया? लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन है। इको सर्विस आया था इस बार सारा पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर। याद रखें, अब आप लोगों को पता होना चाहिए किसके द्वारा वित्त पोषित है दोस्तों आपके यहाँ? जिका द्वारा वित्त पोषित है। 2 चरणों में काम चल रहा है। ये स्टार्ट कब हुई थी? 2019 में स्टार्ट हुई थी। 11 वर्ष की अवधि के लिए है दोस्तों, जिका द्वारा वित्त पोषित है। 2 चरण के अंदर दोस्तों जो है वो काम चल रहा है। याद रख लेना, उद्देश्य क्या है? मौजूदा सिंचाई सुविधाएं जो है आपके यहाँ, मौजूदा सिंचाई सुविधाओं और कृषि साक्षरता को जो है सेवाओं को सुधार करते हुए हम लोग जल के उपयोग को कितना बेहतर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर जल का कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं, ताकि किसानों की आजीविका में सुधार हो, ताकि किसानों की लाइवलीहुड, किसानों के जो है वो दोस्तों जो है वो रोजगार में सुधार हो, उनकी आजीविका में सुधार हो। अब यहां से याद रखना है 2019 से 2030 तक की अवधि वाली ये योजना है। अप्रैल 2019 में जिका की सहायता से अपने यहाँ योजना चल रही है। परियोजना के अंदर दोस्तों याद रखें, हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? 27 जिलों की 137 सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास एवं जीर्णोद्धार का काम करवा रहे हैं। कितना दोस्तों जो है वो काम हम लोग करवा रहे हैं? 137 उप परियोजनाओं को हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं। उनमें से 54 उप परियोजनाएं तो जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे काम हो चुका है।
बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा तुम लोगों को। 4.70 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में किसान लाभान्वित होंगे, इतना पैसा मिलेगा, सारी चीज़ें ठीक है। लगभग इससे जो है वो 2294 करोड़ रुपए का हमने लिंक जो है वो ऋण लिया है। याद आपको एक एक चीज़ होनी चाहिए। और वो सर इंडियन इको कब स्टार्ट करवाओगे? अब मैं क्या करूँ, तो तुम्हें 10 घंटे लाइव रहूँ मैं यूट्यूब पे, तब जाके तुम्हारी पूरी डिमांड पूरी हो। सूजस करवाओ सर, ज्योग्राफी के बूस्टर टॉपिक करवाओ सर, ये जो है वो करंट अफेयर पूरा करवाओ सर, इको सर्वे पूरा करवाओ, फिर बीच में आ जाए तो पेरिस ओलंपिक और पूरा करवाओ, फिर उसके बाद में अब जो है वो इंडियन इको सर्वे और बजट और करवाओ। तो सांस लेने दो, टाइपिस्ट भी टाइप करते करते थक गए, मैं करवा दूंगा, मना नहीं कर रहा हूँ, करवा दूंगा, मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इंडियन इको सर्वे भी आपको कवर करवा दूंगा, पहले इतना तो पढ़ो, अभी आरएस में टाइम है और आरएस के अनुसार ही आप लोगों को टारगेट करके धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा। अब क्या याद करना हम लोगों को? हमें ये याद करना है कि दोस्तों आपके यहाँ पे ये जीका द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसके अंदर दोस्तों आपके यहाँ पे आजीविका सुधार परियोजना में लगभग 2294 करोड़ का हम लोगों को ऋण मिला है। इस योजना के माध्यम से दोस्तों हम लोग 2019 में ये योजना स्टार्ट हुई है। 11 वर्ष की अवधि इस योजना की है। 27 जिलों की 137 परियोजनाएं इसके अंदर दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो संचालित होंगी, और उनमें से 54 उप परियोजना तो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो पूरी हो चुकी है, और लगभग 4.7 लाख हेक्टेयर जो है वो क्षेत्र सिंचित होगा उसमें। ये डाटा याद कर लो, फिर आगे चलूंगा। ये डाटा याद कर लो, फिर आगे चलूंगा। फिर ये डाटा याद कर लो, फिर आगे चलेंगे। हाँ गुरुजी, आप तो सोए मत, बस पढ़ाई करो यहाँ। चलो ठीक है, 13 ध्यान दे लो, और कतई पढ़ाई करो गुरुजी। हाँ ध्यान दो। सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आज की क्लास की? जाके थर करना कोई बुक डिपो हो लो, जैसे सूरतगढ़ में सनराइज है, और भी बहुत सारे बुक डिपो हैं। अगर आप यहाँ होगे तो जयपुर में घने बुक डिपो, तो कहीं चले जाओ, मुस्कुराते हुए जाना, और बुक डिपो वाला मुस्कुराते हुए तुम्हें देख के जो है वो एक किताब देगा, उसे खुद को पता चल जाएगा कि तुम बूस्टर वाले हो। ठीक है, तो जाके मतलब जिस तत्परता से तुम लोग किताब लोगे ना, उससे पता चल जाएगा। ओके। अब एक सुनील गुरुजी, बूस्टर पर ही पढ़ाओ, सो क्यों फ्री में कंपटीशन मत पढ़ाओ। अरे ऐसी कोई बात नहीं भाई, सबको बराबर ही पढ़ा रहा हूँ मैं। कंपटीशन कोई मेरे पढ़ाने से नहीं बढ़ेगा। आप लोग जितने लोग ज़्यादा रिवाइज करोगे, सब अपने भाग का खाते हैं भाई, देख है ना। एक कहानी सुनेड़ी वाली तारी मारवाड़ी में। हाँ, एक राजा हाँ बाका जो 7 बेटी, वैसे ने बुला बुलार पूछो कि भाई तू की के भाग को जो जीवा है, की के भाग को खावा? जहाँ 6 कहो कि जो है वो मैं तो राजा साहब था के भाग को खावा। एक बेटी कहो कि मैं तो जो है वो मेरा खुद का भाग को, मतलब मैं मेरी किस्मत की, मैं मेरे मेहनत का जो है वो प्राप्त करती हूँ। तो फिर राजा उससे नाराज हो जाते हैं, उसके बाद में उनका विवाह कर देते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि जिससे उनका विवाह करते हैं वो सबसे बड़ा जो है वो सम्राट निकलते हैं आने वाले टाइम में। और फिर वो राजा दरिद्र हो जाता है। फिर राजा को पता चलता है कि जो है वो ये मेरी किस्मत का नहीं, ये अपने किस्मत का प्राप्त कर रही थी, ये अपने प्रारब्ध, अपने भाग्य का प्रारब्ध जो है वो प्राप्त कर रही थी। याद है, ये कहानी सबकी सुनी हुई है, अपने को नाना नानी दादा दादी यही कहानी बार बार रिपीट में सुनाते थे, सुनी हुई है। तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को बराबर पढ़ा रहा हूँ। आप अपनी किस्मत का, अपनी मेहनत का प्राप्त करोगे, मेरे पढ़ाने से कोई जो है वो कटऑफ नहीं बढ़ेगी। 2 लाख 3 लाख लोग देख रहे हैं, तो वो क्या मतलब उनमें से जो बेहतर करेगा वो 4000 की लिस्ट में आ पाएगा, वो उनमें से जो है वो 1000 की लिस्ट में आ पाएगा। हाँ, तो अब क्या गुरुजी, मैं तो मजाक करो थे, इतनी बड़ी कहानी सुना दी, अब देखो सुनानी ही पड़े भाई। मैं कोई कहानी कौन सुनाई था ना, कहानी सुनाए तो टाइम बड़ो लाग जाए। कहानियाँ को आजकल दौर कौन रही है, आजकल पढ़ने को दौर है, ज़्यादा कहानी हम कोई मतलब को नहीं। तो मैंने अब वो कहानी नहीं सुनाई है, मैंने तो तुम लोगों को एक सिंपल सी बात समझाई है, वो मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चले आगे, चलो भाई अब आगे बात करते हैं। तो ये जिक्का वाली योजना किस किस को क्लियर है? जिक्का वाली योजना किस किस को क्लियर है, याद रह जाएगा। हाँ, कि ये जो है वो 2019 की 11 वर्ष की जो है वो योजना है। 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। 54 उप परियोजनाएं कंप्लीट हो चुकी है। 4.7 लाख हेक्टेयर जो है वो दोस्तों इसमें कंप्लीट दोस्तों सिंचित होगा। 4.70,
ठीक है, चलो बाकी बात करते हैं। राजस्थान में मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना, ये दोस्तों ये योजना भी 2019 में स्टार्ट होती है। जनरली इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, जनरली आप लोगों से इसमें यह पूछा जाएगा कि ये 2019 में स्टार्ट हुई, किसके द्वारा वित्त पोषित है, न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित है दोस्तों। 70% ऋण जो है वो दोस्तों इसके माध्यम कहां से मिलता है, 70% ऋण जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक से हमारे यहाँ मिला है। इसके माध्यम से हम लोग जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में इसका लाभ मिलेगा। अब बताओ यहाँ कौन सी नहर है। हाँ सर, आरएस के पास कितना पावर होता है, बाद में बता देंगे कभी आरएस के पास कितना पावर है। अभी पढ़ लो भाई, वीएम डट जा, पढ़ लेने दे गोटा बरांग देखना है। अब बताओ भाई, एक चीज जो है वो दोस्तों जो है वो आप लोग बताएं कि यहाँ पर जो है वो कौन से, ये राजस्थान में मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना है जिसके अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक 2019 से 70% ऋण उपलब्ध करवा रहा है। और ये राजस्थान के जो है वो उत्तर एवं पश्चिमी राजस्थान के जो जिलों को यहाँ से लाभान्वित किया जा रहा है। 7 वर्ष की अवधि है, लगभग 3291 करोड़ मतलब 3300 करोड़ रुपए के अंदर दोस्तों की पूरी लागत है। 7 वर्ष आप रुपया लगा तो अटक कौन सी नहर है, इससे आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का फीडर आरडी, वहां पे नाम होता है ना, आरडी 596, 496, 555, आरडी 555, 671, आरडी 0, 620, सबका जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। क्या करवा रहा है दोस्तों, इसमें जो जीर्णोद्धार करवा रहा है मतलब ये इंदिरा गांधी मुख्य नहर से, इंदिरा गांधी मुख्य नहर का पुनर्निर्माण करवा रहे हैं, जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। और दोस्तों इसके माध्यम से जो है वो हमारे यहाँ पर 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र को जो है वो दोस्तों हम लोग जल भराव वाले क्षेत्र का विकास एवं उससे सिंचित क्षेत्र का जो है वो दोस्तों हम लोग विकास करेंगे। तो अब कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, अब कभी भी रटना नहीं पड़ेगा कि ये जो योजना है आपके जल क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन, मरु क्षेत्र के लिए जल पुनर्गठन योजना है 2019 से। दोस्तों याद रखें आपके यहाँ पे ये योजना जो है वो दोस्तों 2019 से जो है वो आपके यहाँ चल रही है। 7 वर्ष की योजना है। कितने वर्ष की योजना है, 7 वर्ष की योजना है। 70% पैसा जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक वाले दे रहे हैं। दोस्तों याद रखें 3300 करोड़ रुपए लगभग लग रहे हैं। 33,000 जो है वो हेक्टर सिंचित क्षेत्र का इसमें हम विकास कर रहे हैं। और आईजीएनपी का दोस्तों मामला है, आईजीएनपी का दोस्तों मामला है, लगभग में बताया मैंने 7 और 70%, 33,000 करोड़ रुपया, 3300 करोड़ रुपया और 33,000 सिंचित क्षेत्र, आईजीएनपी 2019। बताओ आई बात समझ में। अब का सर ऐसे पढ़ाए तो याद हो जाए मामला, क्योंकि डाटा लिखने पड़ते हैं, डाटा जो है वो दोस्तों जो है वो लिखने पड़ते हैं आप लोगों को, तो लिखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, डाटा को इंटरलिंक करना पड़ेगा। अब इतना समझ में आ गया सर, 3300 करोड़ मतलब 3291 करोड़ के लगभग लागत आ रही है। 7 वर्ष अवधि है, 2019 में चालू हुआ। एंड न्यू डेवलपमेंट वाले इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए 70% ऋण उपलब्ध करवा रहे, ये पूरा मामला। बताओ क्लियर। कमला जी आप टेक्निकल टीम को नोट करवा दीजिए, वो आपकी जो पूर्ण रूप से सहायता करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बताओ भाई 2 योजना किस किस को याद हो गई, 2 योजना किस किस को याद हो गई, अब कभी नहीं भूलोगे ये दोनों योजना, फिर और मैं याद करवा दूंगा। ये 2 योजना अगर आपसे पूछ ले, यह भी 2019 की योजना है, 11 वर्ष की योजना है दोस्तों, लगभग जो है वो 2294 करोड़ रुपए के अंदर लागसी जीका द्वारा वित्त पोषित है। 27 जिलों के अंदर 137 परियोजनाएं इसके अंदर चल रही है। और इसके अंदर दोस्तों आप लोग याद रखें, आपके यहाँ पर जो है वो 54 उप परियोजना पूरी हो चुकी है। और दोस्तों जो है वो आप लोगों की जल क्षेत्र आजीविका योजना जो है आपके यहाँ जो है 54 उप परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। 4.70 लाख है हेक्टर क्षेत्र जो है वो सिंचित होगा। ये 2 योजना क्लियर। अब अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले तो एक वीडियो बनाऊंगा मैं, बाह्य सहायता योजना हमारे यहाँ कौन कौन सी चल रही है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे चलें। आगे चल के एक योजना पढ़ते हैं, राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना। क्या योजना पढ़ते हैं दोस्तों आपके यहाँ, राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना हमारे यहाँ 2016 से चल रही है। क्या है दोस्तों आपके यहाँ, हमारे यहाँ 2016 से जो है वो दोस्तों जो है राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना चल रही है, जिसमें जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग और दोस्तों विश्व बैंक दोस्तों आपके यहाँ साथ में, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है।
सर इंग्लिश में इको सर्वे कब तक आ जाएगा? इस बार इंग्लिश में इको सर्वे हमारा तैयार हो गया है और हम परसों प्रिंटिंग में भेजेंगे। मेरे को जीवन में बहुत तकड़ी खुशी है कि इको सर्वे हमारा जो अंग्रेजी में आ रहा है। तुम्हें खुशी नहीं है? तो आगे जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उसमें हिंदी इधर लिखी हुई होगी और अंग्रेजी इधर लिखी हुई होगी। और मैं बताओ ऐसे मतलब अंग्रेजी में बताऊंगा तुम्हें, दिस प्रोजेक्ट है ना, वो सारी चीज़ें एकदम अंग्रेजी में तुम्हें फीलिंग आएगी। मैं भी प्रैक्टिस करके आऊँगा, ऐसे मेरे को कोई मतलब बेइज्जती थोड़ी करवाड़ी है यूट्यूब पे। तो इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट करवाया है पूरी टीम से और मैं भी उसकी प्रैक्टिस करके आऊँगा और तुम लोगों को एग्जैक्टली अब इको सर्वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाया जाएगा। और वो हमेशा केवल शाम को ही पढ़ाया जाएगा। शाम को ही अंग्रेजी में अच्छी तरीके से जो है वो आप लोगों को याद हो पाएगा, क्योंकि शाम को एकदम आदमी शांत रहता है, रेस्ट रहता है, कूल मूड में रहता है। तो आप लोग अंग्रेजी में आप जो है वो इको सर्वे हमसे पढ़ पाएंगे। बताओ आपको कितनी खुशी हो रही है? सही में खुशी हो रही है? तो ये पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसमें हमारे यहाँ पे जो है हम लोग 7 बांध और दोस्तों 2 नहरों पर स्काडा सिस्टम लगा रहे हैं। 2 नहरों पे स्काडा सिस्टम लगा रहे हैं। ये देखो कहीं हंस रहे हो गुरु जी, अंग्रेजी तो थाने को नहीं आओ तो कहीं है, मैं तो पढ़ाई छू आ कहीं बात नहीं मनाओगे अंग्रेजी, थाने भी सिखा दे थे भी अंग्रेजी में फटकारा दे आगो। ओके तो सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम होता है, जिसे हम स्काडा सिस्टम कहते हैं। हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे स्काडा सिस्टम कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है, बहुत बार पूछ लिया गया। पहले आप समझिए दोस्तों, याद रखें। क्या याद रखना आप लोगों को? कि ये आपके राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना जो है, राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना जो है, राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना जो है, इसका आप समझिए। जल विज्ञान योजना जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर याद रखें कि जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है। 2016 से चल रही है। 7 तो हमारे बांध, 2 हमारी नहर है। इन पर दोस्तों जो है वो स्काडा सिस्टम लगाएंगे। और स्काडा सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, राजस्थान में सबसे पहले स्काडा सिस्टम लगा था बिसलपुर बांध पे। अब स्काडा सिस्टम है क्या? स्काडा सिस्टम दोस्तों जो है वो एक तकनीक आधारित सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे सेंसर लगते हैं, बहुत सारे दोस्तों कैमरा लगते हैं, जिसके माध्यम से वाटर का लेवल क्या है, किस समय तक वाटर का लेवल रिस्क जोन में है या नहीं है, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जिसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप स्काडा सिस्टम सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम है, जिसके माध्यम से दोस्तों जो है बहुत सारे सेंसर लगे रहते हैं, बहुत सारे दोस्तों जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे कैमरे लगे होते हैं। उससे पता चल जाता है पानी का लेवल क्या है। मान लो पानी का लेवल जो है वो रिस्क जोन में आ रहा है, तो हाथों हाथ स्काडा सिस्टम से ऑटोमेटेड जो है वो एक जगह से दोस्तों जो है गेट खोल दो और पानी निकल जाएगा। याद रह जाएगा एकदम श्योर। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना, राष्ट्रीय दोस्तों जो है वो जल विज्ञान योजना 2016 में वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना, जिसमें आपके यहां 7 बांध और 2 नहर। 7 बांध याद रख लेना, बिसलपुर बांध हो गया आपका, माई बांध हो गया, गुड्डा हो गया, जवाई हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, जवाहर सागर हो गया और छापी बांध हो गया। 2 नहर कौन कौन सी है याद रख लेना दोस्तों, गंग भांकड़ा नहर प्रणाली और दोस्तों जो है नर्मदा नहर प्रणाली पर स्काडा सिस्टम जो है वो दोस्तों आपके यहां पर स्थापित किया जा चुका है। और सबसे पहला क्लियर, मजा आ रहा है? सबसे टफ काम है ये जल संसाधन वाली योजनाएं बहुत परेशान करती हैं, लेकिन तुम्हें नहीं करेंगी, तुम्हें मैं पूरा याद करवा दूंगा। तुम्हें नहीं करेंगी 1% भी परेशान, लेकिन थोड़ा रहना पड़ेगा। सर लास्ट क्वेश्चन, 8 मंथ का करंट अफेयर कब तक करा दोगे? 8 मंथ का 8 महीने में करवाना पड़ेगा। क्या बुक कब आएगी? बुक राखी तक बन पाएगी, उसमें मैं पेरिस ओलंपिक 15 अगस्त सब कुछ इंक्लूड करके आपको दूंगा। तो 20-22 या राखी पे आप जाएंगे तब ले जाएंगे, ठीक है। और मैं जो है वो ये 8-8 महीने की एक साथ मेरा इतने मेरे बस की बात नहीं है। मैं 1-1 महीने पढ़ाऊंगा, जिसको पढ़ना है वो 1-1 महीने पढ़ ले भाई, जायज़ बात है। तो बस मैं उस तरीके से आपको कवर करवा दूंगा। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ये क्लियर हो गया। अब अगली योजना पे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को हम डिटेल से पढ़ेंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। 1948 में कुंवर सेन जी ने पानी समस्या रो समाधान नाम को एक लेख लिखो, बीके अंदर व्यास सतलज में पानी लाकर बीकानेर तक जो है वो दोस्तों लाया जा सकता है। तो इसका पहले नाम राजस्थान नहर था। 1958 में गोविंद वल्लभ पंत साहब ने इसका उद्घाटन किया। IGNP बोर्ड बना, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। 1984
1984 में दोस्तों हम लोगों ने इसका नाम बदलकर आईजीएनपी कर दिया गया। पश्चिमी राजस्थान दोस्तों जो है उसकी जीवन रेखा या राजस्थान की मरुगंगा जो है वो कहा जाता है। और दोस्तों आप लोगों को याद रखना, ये जब पूरी हो जाएगी तो 19.65 लाख हेक्टेयर जो है वो क्षेत्र को सिंचित करेगी। आज केवल 16.17 लाख हेक्टेयर को जो है वो सिंचित कर रही है। इसमें कितने लिफ्ट कैनाल है, क्या मामला है, इसके लिए आप मुझसे कभी पूरी सिंचाई परियोजना का टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। अभी इसके बारे में आपको ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम इको सर्वे के तहत जल संसाधन पढ़ रहे हैं, तो आप अभी के लिए इतना याद रख लो कि आईजीएनपी जो है वो दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर 1948 में कुंवर सेन जी ने जो है वो दोस्तों एक लेख लिखा था, उसके तहत आईजीएनपी आई। गोविंद वल्लभ पंत साहब ने उद्घाटन किया। 1984 में नाम राजस्थान नहर से इसका आईजीएनपी पड़ गया। 19.65 लाख हेक्टेयर टोटल टारगेट है, आज 16.17 है, आज 16.17 है। तो आईजीएनपी को कभी डिटेल से पढ़ेंगे। जिसको याद नहीं होती उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आईजीएनपी, ताकि तुम्हें जो है मजा आए कि हाँ सर आईजीएनपी तो पढ़ने में आनंद आ गया। क्लियर, आगे चलें। अब दोस्तों अगली योजना पे चलते हैं, राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना। अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो दोस्तों अब आगे वाली योजना पे चलते हैं और आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना। बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना भी आप लोगों को जो है वो दोस्तों याद करना पड़ेगा। बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। 2020 से ये परियोजना आपके यहाँ चल रही है, बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना, जिसमें राज्य के 212 वृहद बांधों में से हम लोग 189 बांधों को जो है वो दोस्तों हम लोग टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों याद रखें कितने बांधों को टारगेट कर रहे हैं, 189 बांध का हम लोग जो है वो मरम्मत करवा रहे हैं। प्रत्येक चरण के अंदर दोस्तों जो है वो 2 चरण है, उसमें से दोस्तों आपके यहाँ पे प्रत्येक चरण 6 वर्ष का होगा, जिसमें 2 वर्ष एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। और इसके सेकंड चरण में दोस्तों जो है वो अब तक हम लोगों ने 35 बांधों की अभिशंसा जो है वो केंद्रीय जल आयोग को भेज भी दी है। हमने क्या कर दी है, 35 बांधों की जो है वो दोस्तों जो है वो हमने भेज भी दी है। उनमें से दोस्तों आपके यहाँ 14 बांधों में से अगर हम लोग देखें तो 8 बांधों के तो कार्य आदेश दिए जा चुके हैं, जिनमें से दोस्तों जो है वो 2 का जो है वो कार्य पूर्ण हो चुका है और 6 का कार्य प्रक्रियाधीन है। तो गुरुजी पर्सन के पूछिए ओ बताओ थे तो माने, पर्सन के पूछिए ओ बताओ थे तो माने, तो आप जो है पर्सन के बारे में बात कर ले आठों, क्या के बारे में बात कर लें। इस परियोजना के माध्यम से जितने भी बांध है उनका वापस से पुनर्निर्माण करवाएंगे, जीर्णोद्धार करवाएंगे, वापस से उसकी लिपापोती करेंगे बढ़िया तरीके से, ताकि जल का रिसाव रोका जा सके, बांध की जल भराव क्षमता में सुधार हो सके, किसान को भी जो सिंचाई के लिए पानी मिल सके। लेकिन मुद्दे की बात है कि बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना में प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करें। तो दोस्तों जो है वो अपन लोग बात करते हैं और ध्यान देते हैं यहाँ पर आपके यहाँ पर है कि ये जो योजना है बांध सुधार एवं जो है वो आपके यहाँ पुनर्वास की जो योजना है, बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना है, जो आपकी बांध है पुनर्वास है और सुधार परियोजना है, इसको आप लोगों को याद रखना है। और क्या याद रखना आपको कि ये योजना 2020 से ये योजना है, इसको आपको ये भी याद रखना है, ये भी वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है। ये भी क्या है, वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है। इसमें राजस्थान के 189 बांध टारगेट किए जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट फेज में अगर हम लोग देखें तो टोटल जो है वो 14 बांध जो है वो टारगेट किए गए हैं, जिसमें से दोस्तों 8 के कार्यादेश निकल चुके हैं और 2 का काम भी पूरा हो चुका है। 2 का काम भी जो है वो पूरा हो चुका है, 2 का काम भी जो है वो दोस्तों आपका जो है वो 2 का कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है और 6 का कार्य जो है वो प्रगतिशील है। 6 का कार्य जो है वो दोस्तों क्या है, प्रगतिशील है। और दोस्तों आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा 6 का कार्य प्रगतिशील है। और आप लोगों को क्या याद रखना पड़ेगा, सेकंड फेज के अंदर हम लोगों ने भेजा है और वो सेकंड फेज में 35 बांध है, वो बाद में होंगे। चलो बाहर चलो, याद रहो। हाँ हाँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी इसके अंदर इंक्लूड है। याद रहेगा, वर्ल्ड बैंक और एशियन है इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे इसमें है। तो इसको डिटेल में तो हम वहाँ पढ़ेंगे नहीं, अभी के लिए इतना याद करो, अभी के लिए इतना याद करो। बहुत भारी योजना है भाई। हाँ सर डर गए, इतना कैसे याद हुआ, क्या हुआ सर, ऐसे कैसे टाबर पगाम आ गयो भाई, मैं कहीं चक्कर है।
वो तो डरे नहीं ले। हाँ तो आजकल के इन ध्यान पड़े लगे मैं पढ़ा हूँ या कि मतलब मान रोड़ो चाल रहे इन, ये तो कहीं ध्यान पड़े मैं पढ़ा हूँ। और तो 1.5 साल की है जना, मतलब इसको ये तो नहीं पता चलता कि मैं पढ़ा रहा हूँ, पर इन लग गया कि मान की जो है वो हो हाँ बांध पुनर्वास वर्ल्ड बैंक, इसको तो क्या पता चले, लेकिन कुछ चल रहा है अंदर, तो इसको हर दिन ये पता चल जाता है, इसलिए जो है वो ये आ जाती है। और अब धीरे धीरे इसको जो है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों का पता चल रहा है कि भाई कौन बोल रहा है कौन सुन रहा है। तो बस और कुछ नहीं, बस इसको ये पता है कि ये कुछ चीज़ है जो बोर्ड पे चलती है, तो बस ये चलाना थोड़ा थोड़ा सीखिए। हाँ चले अब आगे, मिलाऊं तुम लोगों को ये रेस्ट कर ले, आगे घणो ही जीवन है। ठीक है, तो याद रह जाएगा तुम लोगों को बांध पुनर्वास 1 अप्रैल। हाँ तो याद याद रखें, क्या याद रखना आप लोगों को, बांध पुनर्वास 1 अप्रैल 2020 वर्ल्ड बैंक और एआईबी के दोनों के सपोर्ट से चल रहा है। 189 बांध को टारगेट करना है, 2 बांध का काम पूरा हो चुका है, 6 का प्रगतिशील है। मिलो ना तुम बोल, सामने देख बेटा, जय जय कर, सामने देख, जय जय कर, सामने देख, जय जय कर, सामने जय जय करो, उधर देख, उधर 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 उधर, जय जय, जय जय। क्या हाथ में, क्या है तेरे, देखा क्या हाथ में, ठीक है, पेन ले जाओ। अब ले जाओ इसको, अब पढ़ाने दो, बहुत है, अभी तक 4 टॉपिक पढ़े। हाँ चले आगे। ओके, तो 2 का काम पूर्ण हो चुका है और 6 का कार्य प्रगतिशील है। क्या है, 6 का कार्य जो है वो प्रगतिशील है। अब आगे चले, उसके बाद देखते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे रिपेयर रिनोवेशन रिस्टोरेशन परियोजना, RRR। क्या याद रखना है, रिपेयर रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन परियोजना, जो कि आपके यहाँ पे 2005 से चल रही है। रिपेयर रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन परियोजना जो कि आपके यहाँ पर 2005 से चल रही है। रिपेयर रिनोवेशन रिस्टोरेशन परियोजना, रिपेयर रिनोवेशन रिस्टोरेशन परियोजना 2005 से आपके यहाँ चल रही है। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत दोस्तों इसको जो है वो और इंक्लूड कर दिया गया। वर्तमान में राज्य में 37 परियोजनाओं को इस योजना में शामिल करके दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसके अतिरिक्त 24 परियोजनाएं और शामिल की गई है, 84 परियोजनाएं और शामिल की गई है दोस्तों। तो ठीक बात है, कर लो रिपेयर रिनोवेशन रिस्टोरेशन परियोजना, जिसमें दोस्तों आपके यहाँ पे इसे 2005 में प्रारंभ किया गया था। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इसे शामिल कर दिया गया और इसके तहत जो है वो वर्तमान में 37 परियोजनाएं शामिल की गई है। उसके अलावा अतिरिक्त 84 पे भी जो विचार चल रहा है। पहले फेज के अंदर दोस्तों 37 को शामिल किया, अब 84 के ऊपर भी बात चल रही है। कोटा बूंदी टोंक जिले में स्थित इस परियोजना के अंदर जो है वो दोस्तों आप लोग याद रखें, अब तक जो है वो 4404 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र जो है वो हमने पुनर्जीवित कर दिया है। तो ठीक काम है भाई, बढ़िया बढ़िया चीज है। तो रिपेयर रिनोवेशन रिस्टोरेशन योजना दोस्तों याद रखें, जिसमें 37 परियोजना फर्स्ट फेज में हमने कंप्लीट की थी। फिर दोस्तों आपकी 84 परियोजनाएं आपके सेकंड फेज के अंदर है और कोटा बूंदी टोंक जिले में इससे जो है वो लाभ मिल रहा है। रिपेयर रिनोवेशन रिस्टोरेशन कोटा बूंदी टोंक जिला, 37 स्टार्टिंग की परियोजना है, अब 84 को हमने और इंक्लूड किया। एकदम क्लियर, चलो आगे मैं। हाँ 2005 की परियोजना है, फिर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में दोस्तों जो है उसे इंक्लूड कर लिया गया। क्या गुरु जी योजना पूरी होगी क्या, और को नहीं हुई, 5-4 योजना हो रहा है उसके साथ कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम लोगों को एक रिवीजन करवा दूं, एक रिवीजन करवा दूं, बताओ किस किस की इच्छा है। एक रिवीजन तो बनता है, क्या मेरा मन कर रहा है कि मैं एटलीस्ट तुम लोगों को जो है वो एक रिवीजन करवा दूं, ताकि एक रिवीजन में तुम लोगों को आनंद आ जाए। ठीक है, जल संसाधन का जो है मैं तुम लोगों को जो है वो एक रिवीजन करवा दूं, ताकि तुम लोगों को थोड़ा आनंद आ जाए। और कल वाली थोड़ी योजना पूछ लूं, मैं तुम लोगों को पूछ लूं कौन कौन तैयार है कमेंट सेक्शन में, पहले से मजा आना चाहिए। मैं अगर तुम लोगों को पूछूं कि कल वाली योजना में से मेरे को बस तुम लोग इतना बता दो कि आपके यहाँ RKVI योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम जो है वो कब स्टार्ट हुई, बताओ एक बार, मेरे को पता चले। हाँ कब स्टार्ट हुई एक बार बताओ कमेंट सेक्शन में, ये मतलब भयंकर तरीका आना चाहिए कमेंट, याद करो भाई।
हाँ, तो दोस्तों याद रखना है कि RKVI योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और NFS जो है वो दोनों ही 2007 में आपके यहाँ स्टार्ट हुई। आपके यहाँ किसान डेवलपमेंट कार्ड है या किसान क्रेडिट कार्ड, ये दोनों योजना कब स्टार्ट हुई, मुझे भी पता चले कब स्टार्ट हुई। क्या बात है, शानदार, 2007 सबने बता दिया। चलो फिर अगला प्रश्न पूछता हूं तुम लोगों से कि आपके यहाँ राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ टिकाऊ खेती मिशन हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ तिलहन मिशन हो, ये तीनों मिशन कब स्टार्ट हुए, मुझे पता चले किसको याद है, तीनों मिशन कब स्टार्ट हुए। क्या बात है, सबको पता है 1998। चलो भाई 1998 लिख देते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए और है कि इसके 3 मिशन हैं, उपमिशन है, इसके 3 उपमिशन है, इसके 2 उपमिशन है, तो तुम विस्तार वाला, राष्ट्रीय विस्तार एवं तकनीकी मिशन जो है उसके उपमिशन के नाम लिख दो तो मजा आ जाए मुझे। हाँ, टिकाऊ वाले के मैं बता दूंगा, चाहे मृदा हो, चाहे वर्षा आधारित हो, चाहे कृषि वानिकी हो, वो मैं याद करवा दूंगा। तुम तो मुझे बस इतना बता दो कि आपके जो है वो राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन जो है, उस मिशन के अंदर जो है वो यहाँ इसके जो है वो राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन जो है वो तो मैंने बता दिए, विस्तार एवं जो है वो तकनीकी मिशन के तो 3 उपमिशन के नाम बता दो ताकि मुझे भी पता चले किसको कितना याद है। कमेंट सेक्शन, अगर कोई आदमी रिकॉर्डेड देख रहा होगा तो उससे लगेगा कि अरे गुरुजी साल टापर रहता था, याद है। चलो तुम लोगों को याद है, आगे चले। बहुत बढ़िया, शानदार कि सर एक विस्तार पर उपमिशन, एक यंत्रीकरण पे और एक बीज रोपण सामग्री पे। बहुत बढ़िया। तिलहन मिशन के अंदर है हमारे यहाँ पे 6 वृक्ष जनित तिलहन जो है उसको शामिल किया गया, उनका नाम बताओ। कमेंट सेक्शन में 6 वृक्ष जनित तिलहन को जो है वो शामिल किया गया है, उसका नाम बताओ। उसका जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो नाम बताओ। बताओ भाई, 6 जो है वो नाम बताओ। उसके अंदर आप लोगों को अगर याद आ रहा है तो हाँ सभी लोग जो है वो नाम बताएं ताकि फिर बाद में मैं आगे चलूँ और चीजें आप लोगों को कवर करवाऊं। जल संसाधन परियोजना, जल संसाधन परियोजना, और पक्की बात, चलें आगे। क्या बात है सर, एक तो जैतून याद है, एक जेट्रोपा पता है, एक जेजोपा पता है, एक महुआ याद है, एक नीम याद है, एक करुंजा याद है। बहुत गजब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तुम लोगों को ये चीज क्लियर है। और क्या चीज क्लियर है तुम लोगों को कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दोस्तों हमें याद है, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है वो स्कीम हमें याद है, जो कि दोस्तों दोनों 2007 की है। किसान क्रेडिट कार्ड हो चाहे किसान जो है वो डेवलपमेंट कार्ड हो, दोनों 1998 की योजना याद है और 2014 की दोनों योजना याद है। और वो दोनों योजना 2014 की तीनों आपकी विस्तार पे उपमिशन आपको याद है, टिकाऊ खेती पर उपमिशन आप लोगों को याद है, और उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को जो है वो तिलहन पे मिशन जो है वो याद है। अब मैं आपसे अगला पूछना चाह रहा हूं कि दोस्तों एक योजना जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एक योजना जिसका नाम है परंपरागत खेती, और दोस्तों एक योजना जिसका नाम है PM कृषि सिंचाई योजना, ये तीनों योजना कब स्टार्ट होती हैं? ये तीनों योजना कब स्टार्ट होती है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड अपने यहाँ हाँ सूरतगढ़ से स्टार्ट हुई, 3 वर्षों के लिए बनता है, 12 पोषक तत्वों की जांच होती है। निर्मल जी प्रथम किसान थे, उन्हें दिया गया। परंपरागत कृषि योजना में हम आने वाले टाइम में लगभग 10,000 क्लस्टर बनाएंगे, जो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड का एक विस्तारित घटक है। PM कृषि सिंचाई योजना आपके यहाँ जो है दोस्तों 60:40 के रेशियो से स्टार्ट होती है, पर ड्रॉप, मोर क्रॉप, फवारा पद्धति और ड्रिप इरिगेशन। क्या बात है, 2015, होशियार हो गए यार तुम लोग तो। चलो बात तो गजब है। तो फिर ये बताओ 2016 के अंदर 2 योजनाएं स्टार्ट होती है, तो 2016 की दोनों योजनाओं के नाम बता दो। 2016 की दोनों योजनाओं के नाम बता दो। एक योजना वो है जिसके अंदर प्रीमियम की राशि 1.5, 2 और 5% है, रबी, खरीफ और व्यापारिक है। एक योजना वो है जिसके अंदर मंडियों को जोड़ा जाता है, जिसके अंदर टोटल 1389 मंडी जुड़ गई। सबसे ज्यादा तमिलनाडु की, बाद में राजस्थान है, और राजस्थान की पहली रामगंज मंडी जुड़ी थी। बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में अगर तुम लोगों को याद आ रहा है तो। गुरु जी याद तो आ रहा है कि एक तो फसल बीमा योजना आपने याद करवाई थी, और एक दोस्तों जो है वो ई नाम याद करवाई थी। गुरु जी एक आपने
आपने जो है वो इनाम याद करवाई थी। और उसके बाद में जो है वो दोस्तों अगली योजनाएं मैं तुम लोगों को याद कराऊं, कृषि की सारी योजनाएं मैं तुम लोगों को याद करवा रहा हूं। हाँ, एकदम रिवीजन कर लेना कृषि की सारी योजनाओं का। अगली दोस्तों आप लोगों को योजनाएं अगर थोड़ी बहुत याद आ रही हैं तो 2017 की मैंने तुम लोगों को 2 योजना याद करवाई थी। और दोस्तों वो कौन सी थी 2017 की 2 योजना? याद आ रहा है तो क्या याद आ रहा है तुम लोगों को 2017 की 2 योजनाओं के अंदर? एक सर आपने तारबंदी योजना याद करवाई थी और एक बीज स्वावलंबन योजना याद करवाई थी। एक बीज स्वावलंबन योजना याद करवाई थी ना मैंने तुम लोगों को? याद आ रहा है? तारबंदी योजना के अंदर 50, हाँ 60% या जो है वो आपको 48,000 रुपये तक मिलेंगे। और अगर आप लघु किसान हैं तो इस कंडीशन में 50% या दोस्तों जो है वो 40,000 रुपये तक मिलेंगे। और किसानों का अगर कोई समूह है तो 70% या 56,000 तक मिलेगा। बीज स्वावलंबन योजना हमारे यहाँ 9 फसलों के बीज पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो गुरुजी थोड़ा थोड़ा याद आवे, गुरुजी थोड़ा थोड़ा याद आवे। तो फिर 2019-20 की मैं तने योजना याद करवाई। और 2019-20 वाली योजना में तो तने यहाँ आनंद आ गयो। और कौन कौन सी योजना याद करवाई मैं तने? एक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग याद करवाई। एक दोस्तों मैं तने योजना याद करवाई कुसुम योजना याद करवाई। एक योजना मैं तने याद करवाई दोस्तों थारे कृषि नीति। और एक में याद करवाया थाने याद आ रहे तो थोड़ी बहुत है कि आपके यहाँ पे किसान कल्याण कोष। और एक किसान कल्याण कोष के बाद में मैंने तुम लोगों को याद करवाया था ज्ञान दरा कार्यक्रम। क्या याद करवाया था मैंने तुम लोगों को? ज्ञान दरा कार्यक्रम याद करवाया था। और ज्ञान दरा कार्यक्रम दोस्तों जो है वो आप लोगों को याद है तो ये आप लोगों को जो 2019 की योजना याद करवाई गई थी, याद करवाई थी। गुरुजी बिका सागा सागा एक चीज और याद करवाई थे और थोड़ी थोड़ी माने याद आवे के धन थोड़ी थोड़ी कि जो है वो 2009 में राजीव गांधी योजना जिसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं अगर कोई कृषक या खेती और मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो 2015 के अंदर गुरुजी ते याद करवाई 2 योजना। एक योजना जी की आपकी महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना और याद करवाई गई थी। याद है तुम्हें? बीज मिनी किट जो है वो आपके यहाँ लगभग 30 लाख थे। और उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर याद आए तो पोषक तत्व किट जो तुम्हारे जो है वो 1 लाख थे। कस्टम हायरिंग सेंटर 748 आ। और जब आप जो है वो करवावा के याद करवावा दोस्तों मसाला के लिए अगर आप लेब की बात करी तो बात दोस्तों थारे कोटा और जोधपुर के अंदर बनी जाए। और प्रशिक्षण के बारे में अगर आप बात करवावा हाँ तो कहीं आप याद करवाया था ना एक प्रशिक्षण के पीछे रुपया मिल रहा है 3,000। और दोस्तों 11,000 प्रशिक्षण हुए और टोटल जो है वो 3,30,000 महिलाएं जो है लाभान्वित हुई है। कैसा लगा तुम लोगों को? याद हो रहा है ऐसे ही ये चेपो बाता केवल याद हुए क्या? यहाँ याद करना है तो स्वतंत्रता दिवस ऑफर स्टार्ट हो गया था अर्थानी अभ्युदय बैच जो कि RS फाउंडेशन बैच 21 अगस्त से प्रारंभ होगा। और इसमें आप लोगों के लिए संयुक्त तौर पर स्टार्ट किया गया स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन का बैच स्टार्ट हो रहा है। कोई भी चूक मत जाना, बैच का आनंद लेना। इसके अंदर आपको वो फैकल्टी मिलेगी जिसका आनंद आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेगा। इको पॉलिटी आप मुझसे पढ़ेंगे, करंट अफेयर आप पढ़ ही रहे हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों आप जो है वो फैकल्टी में कंपैरिजन करोगे तो कहीं कर लेना भले। आपको पब्लिक एड शुक्ला जी पढ़ाएंगे, हिंदी एकदम बढ़िया टीचर लांबा जी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी बाम्बू जी पढ़ाएंगे। उसके बाद में आप जब बात करोगे हिस्ट्री के अंदर तो ऋतुराज सर आपको पढ़ाएंगे जो आदमी खुद मेरिटोरियस है, नेट सेट JRF PhD PDF है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से। साइंस संदीप सर आपको कवर करवाएंगे और भी फैकल्टीज आपको सिलेक्टेड लोग और बढ़िया कवर करवाते रहेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन आपके सुरेश सर लेंगे जो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस में सिलेक्टेड है। IN में फर्स्ट रैंक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 6ठी रैंक है। RS 2000 पहले के अंदर जो है वो 200 जो है वो 225 रैंक है, दूसरे में 237 रैंक है। इससे ज़्यादा और आपको क्या करवाए कोई आदमी। और इसके अंदर दोस्तों जो है वो फीस आप लोगों के लिए केवल जो है वो दोस्तों राजस्थान की बेस्ट फैकल्टी के साथ आप है 13,500 के अंदर जो है वो बढ़िया तरीके से। जब इतने डाटा याद हो गए तो आप लोगों के लिए ऑफर है और बढ़िया तरीके से पढ़ो भले। आप लोगों के पास ऑफर है और बढ़िया तरीके से जो है वो दोस्तों आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में हम आगे बात करें तो जो बच्चे CET पटवार वीडियो तीनों को टारगेट करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए जो है वो दोस्तों अभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपका संभव बैच चल रहा है जिसमें पढ़ सकते हैं। और अगर आप में से कोई और है ऐसा जो पिछले 2 साल से RS की तैयारी कर रहा है, खूब लगा दिए, बड़ी बड़ी जगह जो है वो पढ़ लिया, लेकिन अब भी जो है RS में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा,
अब भी आरएस के अंदर वो मजा नहीं आ रहा। पढ़ते हुए खूब टाइम हो गया, जयपुर आए हुए 2 साल हो गए, पढ़ भी लिया, पर कॉन्फिडेंस नहीं है मेंस वाले सब्जेक्ट में। तो आप लोगों के लिए मुख्य परीक्षा विशेष रैंक बूस्टर बैच प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें पहले मेंस के सब्जेक्ट होंगे, फिर प्री के सब्जेक्ट होंगे। हाँ, सोनम जी कह रहे हैं सर औरों की तुलना में तो फीस बहुत कम है और टीचर सारे बेस्ट हैं। आपको एक एक टीचर का अलग अलग आपको डेमो और दे दिया जाएगा और बढ़िया तरीके से पढ़ो। आज से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। टेस्ट में आप लोगों को कल एक अपलोड करवाऊंगा, देखना आप टेस्ट का लेवल। प्रदीप, इससे सस्ता तुम्हारा फोन है ना, इससे सस्ता और कुछ नहीं है। अगर आप लोग एक लेवल की फैकल्टी के साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं, लाइव पढ़ने का मजा अलग है। जैसे यहाँ मैंने प्रकाश की बात सुनी, प्रदीप की बात सुनी, सोनम की बात सुनी, ऐप पे एक एक स्टूडेंट की बात सुनी जाती है। अगला है ना, ऑफलाइन में जाके तो थोड़ा शर्म कर जाता है। हाँ, याद रखें, थोड़ा जो है वो जाके थोड़ी शर्म संको कर जाए। ऑनलाइन में एक एक जने की बात सुनी जाती है। तो जो आदमी तैयार है वो हमारे मेंस का बैच, रैंक बूस्टर बैच, प्री का अभ्युदय बैच, सीटी प्लस पटवार प्लस वीडियो का एक लास्ट अंतिम बैच जो हमारे पास है, वो संभव बैच आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं और कौन कौन तैयार है सिंचाई की परियोजनाओं को एक जगह करने के लिए। तो अगर तैयार हो तो स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ साथ रिवीजन करने के लिए, ताकि तुम लोगों को याद आ जाए, ताकि तुम लोगों को याद आ जाए कि जल संसाधन, दोस्तों याद रखें, जल संसाधन, जल संसाधन है जो आप लोगों को याद रखना है कि हमारे यहाँ अब तक जो है वो 39.36 लाख हेक्टेयर जो है वो मामला सिंचित है। याद रखें। उसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, और वो चीज क्या याद रखनी है कि 28,714 जो है वो दोस्तों इस साल अतिरिक्त सिंचित हुआ है मामला, जिसमें 8 वृहद परियोजना है और जो है वो 5 मध्यम परियोजना है और 41 लघु परियोजना है। और देश का जो है वो मामला हमारे यहाँ पे आप लोगों को याद, ये 2023-24 की बात है, 2023-24 की बात है। देश का 1.16% सतही जल हमारे यहाँ है और देश का जो है वो दोस्तों 1.72% है दोस्तों आप लोगों का जो भूजल यहाँ पर है। और डार्क जोन सबसे ज्यादा, अगर जहाँ पानी एकदम कम हो चुका है, वो दोस्तों आपका कौन सा है, याद रखें, आपका डार्क जोन जो है वो मैक्सिमम जो है वो राजस्थान में ही है, मैक्सिमम जो है वो राजस्थान में ही है। फिर हम कुछ परियोजनाओं के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ी थोड़ी तुम लोगों को याद होनी जो है वो स्टार्ट होगी। परवन वृहद सिंचाई परियोजना है, आप लोगों को याद है क्या दोस्तों कि आपके परवन सिंचाई परियोजना के अंदर जो है वो झालावाड़ 12 कोटा, झालावाड़ है 12 कोटा, झालावाड़ है 12 और कोटा जो है वो दोस्तों इससे लाभान्वित होगा। ये परवन सिंचाई परियोजना आप लोगों को याद होनी चाहिए। और कितना, 2.0 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र। पहली चीज क्लियर, किस किस को याद हो जाएगा, परवन सिंचाई परियोजना एकदम क्लियर। फिर अगली सिंचाई परियोजना पे अगर अपन चले तो धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जिससे केवल धौलपुर लाभान्वित होगा। यह आपकी अनिवार्य सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है। क्या है दोस्तों, आपकी अनिवार्य सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है, यह आप लोगों को याद रह जाएगा एकदम क्लियर। उसके बाद में अगर हम लोग नर्मदा सिंचाई परियोजना के बारे में चले तो नर्मदा सिंचाई परियोजना जो कि हमारे यहाँ 74 किलोमीटर को लाभान्वित करती है, और इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि 2.46 लाख हेक्टेयर जो है, 2.46 लाख हेक्टेयर जो है वो दोस्तों सिंचित होगा मामला। लेकिन फंवारा पद्धति इसमें भी क्या है, अनिवार्य है, एकदम क्लियर, श्योर। उसके अलावा अगली, हाँ ये तो तुम्हें धौलपुर तो बहुत अच्छे से याद है, 40,000 वाला मामला भी याद है। उसके अलावा आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि आपके यहाँ पे नवनेरा बैराज, नवनेरा बैराज जो है वो गुरुजी हमें याद आ रहा है, ये अपना यहाँ जो है वो कोटा को लाभान्वित करेगा। और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ काली सिंध नदी पे बना हुआ है, किस पे, काली सिंध नदी पे बना हुआ है। और एक चीज याद रख लेना, आपके यहाँ ये सबसे बड़ा बांध है ईआरसीपी का, ईआरसीपी का दोस्तों ये सबसे बड़ा बांध है, एक चीज याद रह जाएगा। उसके बाद में आप जब आगे चलेंगे तो आप लोगों को एक चीज और याद करनी पड़ेगी, और वो कौन सी है, काली तीर लिफ्ट परियोजना है। तो काली तीर लिफ्ट परियोजना जो है वो दोस्तों आपके यहाँ धौलपुर को लाभान्वित कर रही है, किसको लाभान्वित कर रही है, धौलपुर को लाभान्वित कर रही है। और इससे आगे जब आप लोग देखेंगे तो अगली पीपलखूंट हाई परियोजना, पीपलखूंट
हाँ जो है परियोजना जो है वो प्रतापगढ़ को लाभान्वित कर रही है। किसको लाभान्वित कर रही है दोस्तों? प्रतापगढ़ को जो है वो लाभान्वित कर रही है। जाखम बांध से पानी आ रहा है। उसके बाद में अपर हाई लेवल कैनाल, अपर हाई जो है वो दोस्तों कैनाल जो है वो आप लोग याद करेंगे तो वो दोस्तों आप लोगों की किसको लाभान्वित कर रही है? वो दोस्तों याद रखना आप लोगों को, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बागीदोरा, जो कि माई के द्वारा दोस्तों आप लोगों को जो लाभान्वित कर रही है। क्लियर? एकदम श्योर, एकदम श्योर। ईआरसीपी की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को याद रखना है कि 21 सर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, 25 लाख जो है वो दोस्तों किसान है, 25 लाख जो है वो किसान है, 40% हमारी पॉपुलेशन है, 27 इसके अंदर जो है वो टोटल परियोजनाएं बनेंगी, 2051 तक मामला पूरा होगा, 45,000 करोड़ जो है वो इसकी लागत है। याद रख लेना 2.8 लाख हेक्टर मामला सिंचित होगा। और इसके अंदर अगर राजस्थान एमपी दोनों को मान लें तो टोटल दोस्तों 5.8 लाख हेक्टर सिंचित होगा। 6 जो है वो आपके जो है वो बैराज है और एक बांध है और एक एक चीज याद करवाई हुई है। और वो याद क्या करवाई है? कुन्नू में 12। कुल जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे रामगढ़ बांध जो है वो, रामगढ़ बैराज जो है वो किसके ऊपर? कुल नदी के अंदर जो है वो 12। आपके यहाँ महलपुर जो है वो पार्वती नदी पे 12, याद रह जाएगा। नवनेरा काली सिंध के ऊपर जो है वो दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पे जो है वो काली सिंध पे जो है वो याद रखना आप लोगों को कोटा। उसके बाद में अगर हम लोग आगे चलते हैं तो आप लोगों को याद आएगा मेज पर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ बूंदी, और उसके बाद में डूंगरी और राठौड़ जो है दोनों बनास पे सवाई माधोपुर। मामला सेट इतना। फिर जल संसाधन की अगली योजनाओं पे चलते हैं तो दोस्तों आपके यहां पर 2 योजना आती हैं। एक जल क्षेत्र आजीविका, जल क्षेत्र है आजीविका वाली दोस्तों योजना, और एक योजना दोस्तों आपके यहां पर आती है मरु क्षेत्र में जल पुनर्संरचना, मरु क्षेत्र में जल पुनर्संरचना की योजना आती है। आप लोगों को याद रखना होगा दोनों योजना 2019 की है। ये योजना 11 वर्ष के लिए है, ये योजना 7 वर्ष के लिए है, याद रखना आप लोगों को। और ये योजना जो है वो 70% वित्त पोषण कौन कर रहा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक कर रहा है। यहां दोस्तों जिका द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? जिका द्वारा किया जा रहा है। और आप लोगों को याद रखना पड़ेगा इसमें 2294 करोड़ का वित्त पोषण है और यहां जो है वो लगभग 3291 करोड़ का वित्त पोषण है। अब जब आप इसके अंदर आप आएंगे तो आप लोगों को याद रखना होगा 27 जिलों की जो है वो 137 परियोजना इंक्लूड है। 54 उप परियोजना तो जो है वो दोस्तों आपकी पूरी हो चुकी है और इसके अंदर जो है वो 4.7 लाख हेक्टर मामला सिंचित है। लेकिन इसके अंदर मामला सिंचित आपका 33,000 लगभग जो है वो 33,000 हेक्टर मामला सिंचित है। ये 2 योजना एक एक स्टूडेंट को याद है। उसके अलावा जब अगली योजना पे चलते हैं तो इतना सा मामला है केवल और केवल राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना। राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना जो है वो आपके यहाँ 2016 से चल रही है और याद रखना है वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है। आपके 7 बांध है और 2 नहर पर जो है वो क्या लगा रहे हैं? स्काडा सिस्टम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? स्काडा सिस्टम लगा रहे हैं। उसके बाद में अगली योजना कौन सी है? बांध पुनर्वास एवं सुधार, बांध पुनर्वास एवं सुधार योजना है जो कि 2020 की योजना है, जो कि दोस्तों वर्ल्ड बैंक और AIIB जो है उसके द्वारा वित्त पोषित है, जिसके अंदर हम लोग 189 बांध को जो है वो दोस्तों हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? टारगेट कर रहे हैं। जिसमें से पहले फेज में से 14 में से 8 के आदेश निकल गए, 2 पूरे हो गए, 6 प्रगतिशील है। क्या है? 6 प्रगतिशील। अब तक का मामला किस किस को अंडर कंट्रोल? हाँ हाँ, किस किस का मामला अंडर कंट्रोल बताओ? हाँ, मामला अंडर कंट्रोल है क्या? अब तक का कंट्रोल है तो आगे का भी कंट्रोल कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिपेयर, रिनोवेशन और रिस्टोरेशन 2005 से चल रही है दोस्तों और आपके यहाँ पर जो है वो कोटा, बूंदी और टोंक के अंदर ये जो है वो काम कर रही है। हाँ तो क्या कैंटीन सी मिल रही आइए चलो बेटा चलो बाहर चलो। हाँ कतो दोरो दोरो काम याद करना पड़ रहे है, डटे को नहीं। हाँ मौज कर दी और
कट जाई तो हाँ पेन से कहीं चेतन याद है मामला, चले आगे, तुम्हारा मनोरंजन करने आ जाती है ना, बार 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 बार। तो अंडर कंट्रोल है मामला। तो और अब 5-4 योजना और कंप्लीट करवाऊं। ओके रिपोर्ट आ जाए 3 साल। अब एकदम कैमरे के पास घूम रही है, ले जा, इधर आ, ला जा। हाँ बाहर कौन काटू तो दूर क्या न पाके। आ देखो एकदम कैमरा के सामने हो रही है। चल बाहर चलो, बाय बाय, हेलो, बस उधर 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 उधर। अभी थोड़ा चलने लगी है ना, पहले तो अति ज़्यादा को नहीं आती, पर अब चालन लाग गया जहाँ टाबर थोड़ा थोड़ा समझन लाग जाए ना। ठीक है, थारो भी मनोरंजन हो जाए हर 15 मिनटू। नहीं कह तो दोनों काम आती थी योजना याद करना। हाँ तो बढ़िया ना, तुम लोगों का भी इस बहाने जो है वो थोड़ा थोड़ा ऐसे सही हो जाता। अब मेरे को नाती कोई कहानियाँ तो है गुन तान ध्यान है, न कोई मन कोई शायरी आवे, बस मन तो थोड़ा बहुत तो पढ़ानो आवाज को थे पढ़ लो भाई, और इससे ज़्यादा तो और मैं तुम्हारा क्या मन लगाऊं। हमारे पास मन लगाने के लिए केवल और केवल जो है ना ये रिविज़न है ना। और ये तो तुम लोगों ने खुद ने फील किया होगा कि पढ़ाई के साथ सारी चीज़ें हर जगह मिलती हैं, कहीं कोई कहानी, कभी कोई शायरी, कहीं कोई बात, कहीं कोई बात। हमारे स्टूडेंट्स को अगर मन लगाना है तो मेरे वाले स्टूडेंट को ये रहता है कि सर रिवीजन करवाते ही मन लग जाता है बस। ना कोई कहानी की जरूरत है, ना कोई शायरी की जरूरत है, ना कोई उन्न बुन्न की बात करने की जरूरत है, केवल और केवल एक बार रिवीजन करवा दो मन लाग जी। टाबर को मन जदी लगे थे भी तो टाबर ही हो भाई, थारो मन जदी लगे तो तनिया लगे पिछला 1.5 घंटा में पढ़े जो अंडर कंट्रोल है गया, जो पहले जो 1.5 घंटे में पढ़ा है वो क्या अंडर कंट्रोल है क्या, तो फिर बाद में जो है वो अपने आप मन लग जाता है। ठीक है, तो सही बात है, और तो कोई बात नहीं है। तो चलो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों, ये जल संसाधन यहां तक का मामला कंट्रोल। अब 5-4 योजनाएं और हैं और उसके बारे में भी हम लोग जो है वो दोस्तों जो है वो बात करेंगे। हम्म, ओके चलो। एक सेकेंड, कहाँ तक पहुंच गए थे अपन। यहाँ तक पहुंच गए। अब आपके यहाँ उपनिवेशन विभाग का मुख्य कार्य होता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में भूमि आवंटन करना। तो इस बार उपनिवेशन विभाग ने जो है वो दोस्तों जो है कितना कि मार्च 2024 तक दोस्तों अब तक जो है वो 14.70 लाख हेक्टेयर भूमि का आवंटन कर दिया है। बार बार सुनते हो तुम लोग भूमि आवंटन में ये मामला आया, ये मामला आया, ये मामला आया। तो अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से कि आईजीएनपी के तहत जो है वो कितने लाख हेक्टेयर जो है वो भूमि आवंटन अब तक की जा चुकी है, लैंड एलोकेशन कितना हो गया उपनिवेशन विभाग के द्वारा, तो अब तक कितना 14.70 लाख हेक्टेयर का भूमि आवंटन हो गया है, जिससे लगभग दोस्तों जो है हम लोगों ने 2023-24 में 52 करोड़ का रेवेन्यू सरकार ने अर्जित किया है। सरकार लैंड अलॉट करती है आईजीएनपी क्षेत्र के अंदर, तो आईजीएनपी के अंदर जो है वो लैंड एलोकेशन के लिए उपनिवेशन विभाग बना हुआ है, और उपनिवेशन विभाग के द्वारा दोस्तों 14.70 लाख हेक्टेयर भूमि का जो है वो आवंटन अब तक कर दिया गया। अब हम दोस्तों भूजल के बारे में बात करें दोस्तों, तो भूजल की कई एक्टिविटी हमारे यहाँ पे है कि नलकूप है, इनके माध्यम से हम लोग जो है वो दोस्तों काम कर रहे हैं, पेयजल व अन्य उद्देश्य से भी नलकूप, हैंडपंप आदि का निर्माण करवा रहे हैं हम लोग जो है वो दोस्तों, जो है कुओं को भी और ज़्यादा रीबोर करवा रहे हैं। लेकिन भूजल आकलन रिपोर्ट 2021 के तहत हमारे यहाँ पे जो है दोस्तों 78% क्षेत्र अति दोहित श्रेणी में आता है। बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने जो है वो जल जो है वो यूज कर लिया, याद रखें
78% क्षेत्र। अभी तो 2023 की रिपोर्ट आ गई है, अब तो 2023 की रिपोर्ट आ गई है, उसकी मैं अलग से क्लास लूंगा, उसकी मैं अलग से क्लास लूंगा। लेकिन 2021 की रिपोर्ट, भूजल आकलन रिपोर्ट 2021 जो है, उसके तहत राज्य का 78% क्षेत्र जो है अति दोहित में आता है, जिसके तहत हम लोगों ने जल ज्यादा उपयोग रख लिया है। और भूजल दोहन की रेट हमारी 150% है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 150% हमारी जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ भूजल दोहन की रेट है। 160 तो नलकूप बनाए आपा, 289 हैंडपंप बोरवेल जो है हम लोगों ने बनाई है। तो लिखो एक बार, किसानों के लिए सरकार ने कितने नलकूप और कितने हैंडपंप जो है वो दोस्तों बनाए हैं। इस बार तो कहा है कि हर के अंदर 20-20 जो है वो हम लोग देंगे। लेकिन आप लोगों को याद रखना है, और क्या याद रखना है कि 14.70 लाख हेक्टेयर जमीन का हम लोगों ने जो है वो क्या कर दिया है दोस्तों, अलोकेशन किया है। हमारे यहाँ भूजल आकलन रिपोर्ट के तहत 78% एरिया में हमने जमीन से ज्यादा जल का दोहन कर लिया है। जल दोहन की रेट 150% है, वो की बहुत ज्यादा है। 160 नलकूप और 289 हैंडपंप जो है वो दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर है। एकदम क्लियर, श्योर, याद रह जाएगा। इस बार इको सर्वे की किताब पढ़ के मजा आ रहा है तुम लोगों को? एकदम छोटी सी स्वीट सी बढ़िया तरीके से साथ के साथ क्लास चल रही है। और लगभग कितनी बढ़िया बात है, 40 नंबर पेज तक तो पहुंच गए हैं अपन लोग, लगभग 40 नंबर पेज तक तो हम लोग पहुंच गए। ये कितनी अच्छी चीज है, तो ये बढ़िया बात है भाई। अब भूजल के बारे में 1-2 योजनाएं आप लोग पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से आपके यहाँ चल रही है। कितने दोस्तों जो है वो आप लोगों को पता होगा कि लगभग 7 तो दोस्तों आपके यहाँ बांध है, और 2 नहर के अंदर जो है हम स्काडा सिस्टम लगा रहे हैं। बिसलपुर में हमने सबसे पहला लगा दिया था, हमने सबसे पहला जो है वो दोस्तों जो लगा दिया गया था। हमारे यहाँ टोटल 302 जो है वो दोस्तों ब्लॉक है, और उन भूजल संसाधन के आधार पे हम लोगों ने इन्हें जो है वो 5 श्रेणी में बांटा है। और उनमें से केवल सुरक्षित ब्लॉक जो है वो 38 ही है। कितने हैं दोस्तों? 38 ब्लॉक की सुरक्षित हैं। कितने ब्लॉक हैं? 38 ब्लॉक की सुरक्षित हैं। लवणीय ब्लॉक हमारे यहाँ जो है वो दोस्तों कितने? 3 लवणीय जो है वो दोस्तों ब्लॉक हैं। भूजल आकलन रिपोर्ट के तहत भूजल संसाधनों का अगर आंकलन करें हम लोग, तो हमारे यहाँ टोटल वाटर ब्लॉक कितने? 302 वाटर ब्लॉक है, जिनमें से केवल 38 जो है वो दोस्तों आपके सुरक्षित हैं, और जो है वो 3 जो है वो लवणीय है। टोटल 302 है। अब इनकी कैटेगरी अगर आप लोग देखें, अर्ध विषम 22 हैं, विषम 23 हैं, तो आपका जो है वो 216 अति दोहित हैं। तो आप इनको याद करना चाहें तो 2023 वालों को ढंग से याद कर लेना। और भूजल आकलन रिपोर्ट के बारे में हम अलग से भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ भूजल आकलन रिपोर्ट के बारे में अलग से भी चर्चा करेंगे। फिर भी याद रखो आप लोग, और क्या याद रखना? 38 ही सुरक्षित है, 3 लवणीय हैं, और टोटल 302 है। 22 जो है वो अर्ध विषम, 23 जो है वो दोस्तों विषम, और जो है वो 216 जो है वो आपके अति दोहित कैटेगरी में है। हाँ, इनको अलग रखो। तो क्या क्या याद रखना आप लोगों को कि हमारे यहाँ टोटल वाटर ब्लॉक कितने हैं? याद रखें 1.16% हमारे यहाँ सतही जल है। याद रखें आप लोग, हमारे यहाँ जो है वो 1.72% भूजल है। याद रखें 302 आपके जो है वो वाटर ब्लॉक हैं। क्या है दोस्तों? वाटर ब्लॉक हैं। और उसके साथ साथ याद रखना है 78% जो है वो दोस्तों अति दोहित हैं। क्या है दोस्तों? अति दोहित हैं। और दोस्तों भू दोहन की रेट जो है, भूजल दोहन की रेट जो है वो दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है 150% है। आप लोगों को याद रखना 38 हमारे यहाँ सुरक्षित वाटर ब्लॉक हैं। 38 हमारे यहाँ सुरक्षित वाटर ब्लॉक हैं, 3 लवणीय वाटर ब्लॉक हैं, और दोस्तों 216 जो है वो अति दोहित हैं। 216 जो है वो क्या है? अति दोहित हैं। अर्ध विषम 22 हैं, विषम 23 है। टोटल आपके जो है वो कितने हैं? 302 है। याद करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, प्रश्न आता है भाई। याद करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, प्रश्न आता है। याद करना पड़ेगा, प्रश्न आता है, कोई इलाज नहीं है। याद करो। हाँ सर, इंडिया का इको सर्वे भी करवा देना, करवा देंगे। पर हाल ही में आपकी भूजल नई रिपोर्ट भी आई है, वो भी हम लोग याद करेंगे आने वाले टाइम में। तुम्हें जल संसाधन सबसे चैलेंजिंग मामला था, याद तो हो रहा है क्या तुम्हें? सबसे चैलेंजिंग मामला अगर था इस चैप्टर 2 के अंदर, तो वो दोस्तों जल संसाधन था।
तो याद हो रहा है क्या तुम्हें? श्योर? सर आज के टेस्ट में जो क्वेश्चन थे इको के वो हुए नहीं, तो जब तुम्हें याद ही इतना करवा दिया तो अब तो पेपर का लेवल तो तगड़ा रखना पड़ेगा ना। ऐसे तुम्हें जो मैं चीजें याद ही करवा देता हूं वही अगर हुई तो फिर पेपर बनाने का क्या मतलब हुआ? थोड़ा तो घुमाना पड़ेगा ना। तो इसलिए थोड़ा घुमा घुमा के प्रश्न दिए थे कि तुम्हारा लेवल जो है वो और इंप्रूव हो, और हमें जो है वो चाहे कितना भी टफ पेपर मिल जाए कर लें। आज पेपर के अंदर राजस्थान हिस्ट्री का मामला था, तुम्हारे जनवरी का करंट अफेयर था, और उसके साथ साथ अध्याय 1 था। अब अगले के लिए तैयार रहना, इंडिया हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का पेपर अगले संडे को, और उस पेपर के अंदर चैप्टर 2 तभी मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं, और उसके साथ साथ दोस्तों अध्याय जो है वो चैप्टर 2 के साथ साथ फरवरी करंट अफेयर है। ओके। चलो जो वन रिपोर्ट जल रिपोर्ट अलग से भी करवाएंगे। अब आगे बात करते हैं, और दोस्तों आगे बात यह कि अभ्युदय बैच स्टार्ट हो रहा है कब से? 21 अगस्त से दोस्तों आपका जो है वो अभ्युदय बैच स्टार्ट हो रहा है। कब से हो रहा है? 21 अगस्त से दोस्तों आपका जो है वो अभ्युदय बैच स्टार्ट हो रहा है, और 21 अगस्त से आप लोग जो है टीम के साथ जुड़ के बड़ी अभ्युदय बैच में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज हमारी 11 अगस्त आज से स्टार्ट हो गई है, जिसमें प्री और मेंस दोनों के टेस्ट हैं। अगर आप लोग इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो जुड़ के बढ़िया तरीके से करें। पेपर 4 के 25 टेस्ट और अलग से वीडियो कोर्स हैं, जिसमें भी आप एनरोल करके बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं और अटल भूजल योजना के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छी योजना है, ये भी दोस्तों जो है वो बहुत अच्छी योजना है। अटल भूजल योजना भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक की सहायता से दोस्तों आपके यहाँ कई राज्यों में चलाई जा रही है, जो कि दोस्तों भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। 1 अप्रैल 2020 से दोस्तों ये आपके यहाँ जो लागू है। सेंटर और स्टेट का रेशियो जो है वो 50:50 है। केंद्र और राज्य का जो है वो रेशियो जो है वो क्या है? केंद्र और राज्यों का जो है वो रेशियो जो है वो कितना है? 50:50 का है। भूजल विभाग इसमें नोडल विभाग है, और भी विभाग इसके अंदर आपके सहयोगी विभाग है। भूजल विभाग इसका क्या है? नोडल एजेंसी है। उसके अलावा कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, भू संरक्षण विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा विभाग, वन विभाग, ये सहयोगी विभाग भी है। ये सहयोगी विभाग भी है। इस योजना को बढ़ाकर अब 2024-25 तक हम लोगों ने कर दिया है। और राजस्थान के कितने जिलों में? 16 जिलों के 38 पंचायत समितियों में ये योजना चल रही है। गांव भी है लगभग 1129 तो, लेकिन 16 जिलों के 38 पंचायत समिति में ये योजना चल रही है। याद करना पड़ेगा तुम्हें। 16 जिलों के 38 पंचायत समितियों के अंदर ये योजना चल रही है, याद कर लेना। अटल भूजल योजना आपके पिछले आरएस के अंदर आई थी। सर टेस्ट कैसे कहाँ मिलेगा? बूस्टर की आपको जो है टेस्ट सीरीज आपको जो है वो बूस्टर के अंदर मिल जाएगी। बढ़िया तरीके से बूस्टर एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ पे जो कवर करो। सब किताब तो लिए, पीडीएफ की तो जरूरत नहीं है ना, है तो फिर बाद में मैं बोल के जो है वो अपलोड करवाऊँ भाई, क्योंकि क्या आप पीडीएफ लेके भी आएंगे तो भी आपकी पीडीएफ बहुत भारी हो जाएगी। इससे अच्छा किताब हर बुक डिपो पे पहुंच गई है, अब तो अंग्रेजी में और पहुंचने वाली है। 16 जिलों के 38 पंचायत समितियों के अंदर दोस्तों अटल भूजल योजना वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो वित्त पोषित है। हमारे यहाँ चल रही है 1 अप्रैल 2020 से चल रही है। 1 अप्रैल 2020 से बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना भी चल रही है। ये 16 जिलों के 38 पंचायत समितियों के 1129 गांवों में भूजल दोहन को रोकने के लिए, भूजल स्तर में सुधार करने के लिए दोस्तों आपके यहाँ योजना चल रही है। हाँ, 7 राज्य हैं जिसके अंदर राजस्थान भी इंक्लूड है। हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, एमपी, राजस्थान। हाँ क्या बात है। अभी नेशनल रैंकिंग आई थी तो उसमें कौन सा आया था 1 नंबर पे? हाँ नेशनल रैंकिंग आई थी तो उसके अंदर दोस्तों जो है वो कौन आया था 1 नंबर पे? हमारे यहाँ भीलवाड़ा। ओके, गजानन टेस्ट फ्री है देवता, ये कहीं करो है। चलो आगे चलते हैं और ध्यान देते हैं आपके यहाँ। अटल भूजल योजना क्लियर। अब दोस्तों मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के बारे में बात करते हैं। देखो अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो पहले आपके यहाँ राजीव गांधी, पहले मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना स्टार्ट हुई थी, फिर राजीव गांधी जल संचय योजना स्टार्ट हो गई थी। अब सरकार ने वापस जो है उसे ही जो है वो और मोटिवेट कर दी है। तो हम जो है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का प्रथम चरण वसुंधरा जी के टाइम में गर्दनखेड़ी झालावाड़ से स्टार्ट हुआ था। गर्दनखेड़ी
झालावाड़ से स्टार्ट हुआ था, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब सरकार जो है वो इसी को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि इसका नाम चेंज करके बीच में सरकार ने राजीव गांधी जल संचय योजना स्टार्ट कर दी थी, याद आ रहा है तुम लोगों को? तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन अभियान 2016 से स्टार्ट हुआ था, उसका हम 2.0 स्टार्ट दोस्तों वापस से कर रहे हैं, जिसके अंदर राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5,000 से 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो दोस्तों हम लोग चरणवार चयन करेंगे। इसके माध्यम से 20,000 ग्रामों में जल संग्रहण के लिए जो है वो काम किया जाएगा। तो सरकार इसे वापस स्टार्ट कर रही है, सरकार इसे वापस स्टार्ट कर रही है, याद रखें आप। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में लगभग 20,000 गांवों के अंदर दोस्तों हम लोग टारगेट करेंगे। ओके, क्लियर है बात? हाँ सर, देखो सबका अपना जो है वो विवेक है, सब अपने हिसाब से बेहतर पढ़ा रहे हैं, और हम किसी भी प्रकार की जो है वो कंट्रोवर्सी में नहीं है, सब अपनी तरफ से अच्छा ही पढ़ाते हैं, और सब इस चीज़ में स्वतंत्र हैं, है ना? तो तुम मेरी तरफ से कोई स्टेटमेंट मत दिलाओ, सब बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। एक भाई कह रहा है कि सर आप उन सर को ले आइए, उन सर को ले, तो सर सब अपनी जगह स्वतंत्र है ना? तो हमारे यहाँ जो है वो आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो किन्हीं को आराम से सबके लिए बोले हमारे द्वार खुले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी आप लोगों के लिए जो टीम पढ़ानी है एनआरएस की, वो कोई नई टीम नहीं है, शानदार टीम है, और किधर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है बूस्टर के अलावा, ये मैं आरएस वालों को आश्वस्त कर रहा हूँ। तो जल स्वावलंबन योजना एकदम क्लियर है कि आप लोगों के यहाँ गर्दन खेड़ी से स्टार्ट हुई थी वसुंधरा जी के टाइम, अब हम लोग राज्य जो है वो दोस्तों इसका अभियान 2.0 लेकर आ रही है, जिसमें 20,000 गांवों का दोस्तों जो हम करेंगे। हमारे टाइम इससे बहुत तगड़े प्रश्न पूछे जाते थे, मतलब प्रथम चरण के अंदर 349 पंचायत समितियों के लगभग 5135 गांवों में दोस्तों जो है वो लगभग 1.5 लाख काम हुए थे उस समय। तो एक एक चीज पूछी जाती थी। ये आपके आरएस मेंस में आया हुआ प्रश्न है, ये आपके आरएस मेंस में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है? तो ये याद रखें। तो आपको लोगों को क्या याद रखना है? प्रथम चरण के अंदर राज्य के सभी जिलों के 349 पंचायत समितियों के लगभग 5100 गांवों में 1.5 लाख काम किए गए थे। अब देखते हैं आगे मामला क्या होता है, आगे मामला क्या होता है, ये याद रखिए, एकदम क्लियर है। उसके बाद में 2 योजना और पढ़ा रहा हूं, फिर आपको छुट्टी कर देंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटर शेड कंपोनेंट हमारे यहाँ चल रहा है, जिसके माध्यम से दोस्तों जो है वो राजस्थान के अंदर जो है वो याद रखना आप लोगों को 149 परियोजनाएं जो है लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर को जो है वो भूमि को सिंचित करेगी। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो वाटर शेड कंपोनेंट है, उसके तहत हमारे यहाँ पे 149 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, ठीक है? एकदम क्लियर। और उसके बाद में लास्ट योजना निरांचल योजना, जो सबसे पुरानी योजना है, फिर भी मैं कवर करवा रहा हूं, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। निरांचल योजना 2016-17 से ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है, 9 राज्यों के 18 जिलों में चल रही है, राजस्थान के 2 जिले जोधपुर उदयपुर इसमें इंक्लूड है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, इसलिए करवा रहा हूं कि कोई भी योजना नहीं बच जाए, इसलिए करवा रहा हूं कि कोई भी योजना नहीं बच जाए कि हाँ ये आपके इको सर्वे में नहीं है, फिर भी मैं तुम लोगों को कवर करवा रहा हूं। ये आपकी जल संसाधन की योजनाएं जो है वो कंप्लीट होती है, उसके साथ साथ आप लोगों को सारी चीजें मैंने कवर करवाई है। निरांचल योजना जो है, जो आपकी निरांचल योजना जो है वो भी मैंने आप लोगों को कवर करवा दी है। और निरांचल परियोजना जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा, अब यहाँ याद कर सकते हो आप लोग कि निरांचल योजना जो है, निरांचल योजना जो है ये भी सर क्या याद रखना है? एक तो अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना जो है वो दोस्तों आपके यहाँ 2020 से वर्ल्ड बैंक की सहायता से दोस्तों आपके यहाँ 16 जिलों के 38 पंचायत समिति में चल रही है, याद रह जाएगा। निरांचल परियोजना ये दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे 2016 से दोस्तों वर्ल्ड बैंक की सहायता से 2 जिलों में जोधपुर उदयपुर में, 2 जिले जोधपुर और उदयपुर में चल रही है अटल भूजल परियोजना। क्लियर? हाँ भेज दो अंदर भेजो इसको, आजा आजा। क्या चाहिए इसके ऊपर? ये ले,
ये लो, ठीक है, कंप्लीट, एकदम कंठस्थ याद हो गया तुम लोगों को, एकदम याद हो गया पूरे जल संसाधन की कंप्लीट योजना। श्योर बताओ याद हो गया? 39.36 लाख, 39.36 लाख हेक्टर, 28,714 जो है वो दोस्तों आपके यहाँ अतिरिक्त क्षेत्र, 8 वृहद, 5 मध्यम, 41 लघु परियोजना, 1.16% सतही जल, 1.72% भूजल, डार्क जोन मैक्सिमम है, टोटल 300, कैमरों को नहीं लड़ो, टोटल जो है वो दोस्तों 302 आपके जो है वो क्या है वाटर ब्लॉक है, उसमें 38 सुरक्षित है, 3 लवणीय है, 216 अतिदोहित है, अर्ध विषम 22 है, और दोस्तों जो है वो 23 जो है वो विषम है। याद रखना आप लोगों को, आपके यहाँ 78% एरिया अतिदोहित में है, आपके यहाँ 150% की रेट से भूजल दोहन हो रहा है। परवन परियोजना झालावाड़ 12 कोटा को जो है वो सिंचित कर रही है। आपके यहाँ धौलपुर अनिवार्य सूक्ष्म सिंचाई नर्मदा दोस्तों जो है 2.46 लाख हेक्टर के तहत अनिवार्य फव्वारा पद्धति, नवनेरा बैराज कोटा के अंदर, काली सिंध पे काली तीर लिफ्ट परियोजना, धौलपुर पिपलकुट प्रतापगढ़ अपर हाई लेवल कैनाल, बांसवाड़ा कुशलगढ़ बागीदोरा विधानसभा माई से दोस्तों पानी ला रहे हैं। ईआरसीपी 21 डिस्ट्रिक्ट आपके, उसके साथ साथ क्या याद रखना है, 25 लाख परिवार, 40% जनसंख्या, 6 बैराज, 1 बांध, 27 जिले दोस्तों याद रखें 2051 तक 27 परियोजनाएं, 21 जिले 27 परियोजनाएं, 2.8 लाख हेक्टर को जो सिंचित करेंगे, 4500 करोड़, ये दोनों याद करवा दिया। जल क्षेत्र आजीविका मुरु क्षेत्र दोस्तों आपका 2019 जीका एनडीबी याद रह जाएगा। राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना वर्ल्ड बैंक 7 बांध, 2 नहर पर स्काडा लगा रहे हैं। निरांचल परियोजना 2016 2 जिले जयपुर जोधपुर और उदयपुर वर्ल्ड बैंक की सहायता से। अटल भूजल योजना 2020 वर्ल्ड बैंक की सहायता से 16 जिलों के 38 पंचायत समिति में। बांध पुनर्वास वर्ल्ड बैंक एआईबी की सहायता से 189 बांध, अभी 2 पूरे हो गए, 6 प्रगतिशील है। क्लियर है मामला? अब कभी भी जल संसाधन योजनाओं की समस्या नहीं होगी, पक्की बात। तो आज भी हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन क्या करें, आज के लिए इतना बहुत है। जल्दी तो तुम्हें है नहीं, वैसे भी जल्दी तो तुम्हें है नहीं, तो पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता और पर्यावरण की एक क्लास अलग कर लें, एक क्लास अलग कर लें। हाँ, याद रह जाएगा। अब देखो टाबर मर जाओ बार बार, हाँ बड़ी देर होगी, अब यूं ज़्यादा और ज़्यादा कोने उसके। तो आप लोगों के लिए ऑफर कल सुबह से स्टार्ट है। आरएस के लिए अभ्युदय बैच के अंदर आप एनरोल करके पढ़ सकते हो। ऑफर कल से स्टार्ट है, 21 अगस्त से क्लास स्टार्ट होगी। रैंक बूस्टर बैच आपके लोग उनके लिए जो मेंस की तैयारी करते हैं, तो मेंस की तैयारी के लिए जो है वो दोस्तों आप लोग जो है वो रैंक बूस्टर बैच के अंदर पढ़ सकते हैं और बढ़िया तरीके से जो आनंद ले सकते हैं रैंक बूस्टर बैच का। और अगर आप सीईटी, पटवार, वीडियो तीनों को टारगेट कर रहे हो तो संभव बैच में, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट, और टेस्ट सीरीज अलग से चल रही है, 11 अगस्त से स्टार्ट हो गई है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हैं। आरएस के लिए केवल इको सर्वे, केवल करंट अफेयर या केवल किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं, बूस्टर एकेडमी वन स्टॉप सॉल्यूशन है आरएस के लिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं कोई जयपुर, जोधपुर, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। अपनी भाषा में बढ़िया तरीके से दिमाग में छपेगा, बढ़िया मेहनत करोगे, आरएस में एकदम जो है वो एकदम है बढ़िया तरीके से स्पेशलाइज फैकल्टी से जो है पढ़ोगे। और अब हम इंग्लिश मीडियम की तरफ और मूव करने वाले हैं 2 महीने के अंदर अंदर। नवरात्रा तक कंप्लीट नोट्स आप लोगों के लिए आ जाएंगे। बेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही है आप लोगों को। और आप अपने बड़े भाई बहनों से पूछ लो जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो खुद आपको रिकमेंड करेंगे कि भाई इस दौड़ के अंदर अगर कहीं पे क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, तो जहाँ पे दोस्तों हम लोग इग्नू से कंटेंट, एनसीईआरटी, आरबीएससी, एनआईओएस, इनसे कंटेंट बना के आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं सर सीईटी के बाद कोर्स लाना। सीईटी के बाद आप लोगों के लिए जरूर आरएस का फाउंडेशन बैच लाएंगे। आप जरूर जो है बढ़िया तरीके से जो है वो पढ़ो। तो भीड़ में जाना नहीं, भीड़ के अलावा भी बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं, भरोसा है। अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो क्लास के बाद आप लोग जो है वो जरूर फीडबैक दे के जाएं, और हम अगली क्लास के अंदर फिर और चीज़ याद करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।